कहानी एक साधारण हाई स्कूल और कैफेटेरिया में घटती है। हम अपने मुख्य किरदार को सोते हुए पाते हैं। तभी उसका दोस्त 2 ट्रे लेकर आता है। गोलमटोल दोस्त उसे जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उसके लिए लंच लाया है। उसे लगता है कि गैविन देर रात तक एक लड़की से बात करते करते थक गया है। धीरे धीरे जागते हुए हमारा मुख्य किरदार सोचता है कि यह अद्भुत गंध कहाँ से आ रही है। फिर उसे एहसास होता है कि यह गंध उसके सामने रखे खाने से आ रही है। गैविन तुरंत उत्साहित हो जाता है और जोर से चिल्लाता है और फिर वह शुरू करता है। चमकती आंखों से खाने को घूर रहा था। बिना कुछ सोचे समझे लड़का किसी जंगली जानवर की तरह सब कुछ चट कर जाता है और उसका चिंतित दोस्त उसे धीरे धीरे खाने के लिए कहता है ताकि उसका गला न घुटे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एमसी भी अपने दोस्त का खाना चट कर जाता है। पेट भरने के बाद उसे राहत महसूस होती है और वह कहता है कि आखिरकार वह वापस आ गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसका दोस्त पूछता है कि क्या वह कोई भूखा भूत था क्योंकि उसने भी अपना हिस्सा खा लिया था। फिर गैविन पुष्टि करता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ था एक भूखे भूत से। वह एक भयंकर प्रलय में था और वहां भूख से तड़प तड़प कर मर गया। गोलमटोल दोस्त को यह बिल्कुल समझ नहीं आता और उसे लगता है कि वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया था। फिर एमसी अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वह खुश है कि वह अभी भी जिंदा है क्योंकि अब वे फिर से शुरुआत कर सकते हैं। गैविन की बातों से यानानियल चौंक जाता है और कहता है ज़ाहिर है वह जिंदा है। फिर एमसी तारीख पूछता है और उसका दोस्त जवाब देता है कि वह 8 अगस्त 2024 है। गैविन बताता है कि आधे महीने में दुनिया 50 तापमान वाले हिमयुग में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन यानानियल को यह बेतुका लगता है और वह अपने दोस्त को मुसीबत में पड़ने पर मदद की पेशकश करता है। एमसी कहता है कि उसे मदद की ज़रूरत है और उसका मोटा दोस्त उसे बताता है कि वह उस पर भरोसा कर सकता है। उसी समय गैविन 1 अरब उधार मांगता है और उसका दोस्त अपना पेय भी थूक देता है। यानानियल इस बेतुके अनुरोध पर अविश्वास में पूछता है कि क्या वह गंभीर है और हमारा लड़का पुष्टि करता है। एमसी का दोस्त तुरंत मना कर देता है, यह कहते हुए कि भले ही उसने बेच दिया हो, अपने ही पिता के लिए उसे इतनी रकम नहीं मिल सकती थी। बेशर्मी से गैविन पूछता है कि वह अपने पिता को कितने में बेचेगा और वह जवाब देता है 50 करोड़। लेकिन अपनी बात का एहसास होने पर वह हमारे लड़के पर भड़क उठता है। अचानक एक जोड़ा आता है और लड़का लड़की को एक निजी कमरे में बुलाता है। हमारा एमसी फिर उन्हें गंभीर चेहरे से देखता है और गोरा लड़का कहता है कि रात के खाने के बाद वे एक निजी सिनेमाघर जा रहे हैं। मोटा दोस्त नाराज हो जाता है और बताता है कि वह एमसी की प्रेमिका है और उसे धोखा दे रही है, उसे किसी और लड़के के साथ। इतना कहकर वह जुड़ा उन दोनों के पास से गुजरता है और शर्मिंदा लड़की पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहां क्या कर रहा है। वाई अपने दोस्त का बचाव करता है और उस लाल बालों वाली लड़की पर इल्ज़ाम लगाता है कि वह कितनी कृतघ्न है। लेकिन लड़की को ज़रा भी परवाह नहीं है और वह कहती है कि वह कुछ भी नहीं बताएगी क्योंकि सब कुछ साफ है। इस पर एमसी को याद आता है कि प्रलय में उस गोरे लड़के ने उसे छोड़ दिया था और वह उसे अपने साथ ले गया। वह उसके साथ देवी जैसा व्यवहार करता था, लेकिन उस कृतघ्न महिला ने उसे धोखा दिया और उसका मौत उसकी गलती थी। यानी ये जाना चाहती है, लेकिन गैविन शांति से कहता है कि जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोलमटोल दोस्त समझ नहीं पाता और कहता है कि उसे देखते ही उसे उल्टी आ जाती है। गोरा लड़का इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसका मजाक उड़ाता है। उसे एक ऐसा आदमी कहता है जो हमेशा ज़ेन्या के पीछे पड़ा रहता है। फिर लाल बालों वाला लड़का हमारी एमसी को यह कहते हुए अपमानित करता है कि वह उसे परेशान कर रहा था और वह उसे घिनौना मानती है। गैविन पूछता है कि क्या उसने अपना छोटा मोटा नाटक बंद कर दिया है। गोरा लड़का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या गैविन उस लड़की को वापस पाने के लिए अपना घटियापन आजमाएगा। डैनियल अपने दोस्त को दूर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह सिर्फ 5 मिनट और मानता है। मोटा दोस्त हताश हो जाता है और समझ नहीं पाता कि उसका दोस्त उस लड़की पर क्यों जोर दे रहा है। जैक को यह मज़ेदार लगता है और वह कहता है कि उसे देखना अच्छा लगेगा कि वह 5 मिनट में क्या कर सकता है। बिना कुछ सोचे समझे
एमसी उसके मुंह पर तमाचा जड़ देता है। लाल बालों वाली लड़की हैरान है और अपने नए बॉयफ्रेंड को लेकर चिंतित है। वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। गुस्से में जैक पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की। फिर वह प्ले बॉय एमसी पर झपटा है और चिल्लाता है कि वह उसे बिगाड़ने वाला था, लेकिन गेविन तेज था और उसने उसे जोरदार किक मारी। यानानियल अपने दोस्त की हरकतों से बहुत उत्तेजित हो गया और लड़की जमीन पर पड़े अपने प्रेमी की मदद के लिए दौड़ी। फिर उसने अपने पूर्व प्रेमी को धमकाते हुए कहा कि ड्रैगन ग्रुप की हवा को छूने के कारण वह मर चुका है। फिर जैक उठा और कहा कि वह ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है और उसके जैसे गुंडे से हारने से इनकार करता है। लेकिन हमारा एमसी हुक से जवाब देता है और उसे कचरा कहता है। गेविन को लगता है कि सर्वनाश एक आपदा थी, लेकिन इसने उसे यह भी सिखाया कि कैसे लड़ाई। इस पर मोटा दोस्त पूछता है कि उसका दोस्त इतना सख्त कब से हो गया। गद्दार एमसी पर भड़क उठता है और चिल्लाता है कि उसे इसका पछतावा होगा, और उसकी इतनी हिम्मत भी होती है कि वह गेविन से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को कहती है। धैर्य खोकर गेविन उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है और पूछता है कि वह खुद को क्या समझती है। जैक गुस्से से भर उठता है और वादा करता है कि वह एमसी को चींटी की तरह कुचल देगा। फिर गेविन उसके पेट पर घुटना मारता है और उस आदमी की जैकेट के अंदर से कुछ निकालता है। वह एक स्प्रे की बोतल दिखाता है जो उसने अपनी जेब से निकाली थी। जैक घबरा जाता है और उसे वापस देने को कहता है। एमसी पूछता है कि उसने उस स्प्रे से अब तक कितनी लड़कियों को नुकसान पहुंचाया है। जैक बेवकूफ़ी का नाटक करता है और उस चीज़ को वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन गेविन तेज होता है और उसे सीधे उसके चेहरे पर स्प्रे कर देता है। गोरा लड़का दर्द से चीखने लगता है और जिया को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। हताश होकर जैक लड़की से कहता है कि वह उससे दूर हो जाए और दूर रहे। फिर स्प्रे का असर होने लगता है और वह पूरी तरह से पागल होकर उस लड़की के पीछे पड़ जाता है और फिर सबके सामने उसकी ड्रेस फाड़ने लगती है। जिया खुद को ढकने की कोशिश करती है और कहती है कि वे पब्लिक में हैं, लेकिन जैक अपना हमला जारी रखता है और लड़की मदद की गुहार लगाती है। एमसी घोषणा करता है कि 5 मिनट पूरे हो गए हैं और मोटा दोस्त इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह जाता है। गेविन बताता है कि यह एक शक्तिशाली कामोद्दीपक था जिसका इस्तेमाल उस अमीर लड़के ने अपने शिकारों पर किया था। डैनियल को चिंता है कि जैक पुलिस को बुला लेगा, लेकिन एमसी उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि ड्रैगन ग्रुप का वारिस होने के नाते वह बहुत घमंडी है और अपनी बदला व्यक्तिगत रूप से। गोल्म तो दोस्त तर्क समझ जाता है और सहमत हो जाता है कि जैक इसे गुप्त रूप से संभालना चाहेगा। कैफेटेरिया छोड़कर यानानियल पूछता है कि उनका अगला गंतव्य क्या है और एमसी कहता है कि वे घर बेचने जा रहे हैं, और बिना समय गंवाए दोनों सीधे एक रियल एस्टेट एजेंसी की ओर चल पड़ते हैं। गोल्मतोल दोस्त कहता है कि उसके माता पिता से यही एकमात्र विरासत है, लेकिन गेविन इसे बेचने पर अड़ा है। 30 लाख के साथ उसे सर्वनाश के लिए जितना हो सके उतना सामान इकट्ठा करना होगा। डैनियल, घर की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए उसे इस भीड़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एमसी उसे अनदेखा कर देता है और उसे अगले पड़ाव पर बुलाता है क्योंकि अब पैसे खर्च करने का समय हो गया है और उनकी मंजिल एक विशाल सुपरमार्केट है। वहां पहुंचकर वह तुरंत चावल, आटा और तेल के 1000 बैग ऑर्डर करता है और सबसे बढ़कर वह डिब्बा बंद खाने के 10,000 डिब्बे भी मांगता है। कर्मचारी ऑर्डर देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या उसे यकीन है। गेविन पुष्टि करता है और उसका मोटा दोस्त पूछता है कि क्या वह किराने की दुकान खोल रहा है। एमसी पूछता है कि क्या वे सामान पहुंचाते हैं और कर्मचारी कहता है कि वे सब कुछ संभाल लेंगे। तभी हमारे लड़के को याद आता है कि यानानियल के परिवार का एक गोदाम है। वह गोदाम उधार मांगता है और कहता है कि वह और सामान खरीदेगा। उसी कक्षा की 2 लड़कियां उसे देख लेती हैं और धोखाधड़ी की घटना के बारे में गपशप करने लगती हैं। उनकी उपेक्षा करते हुए गेविन इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में जाता है और ऑर्डर देता है। उसे लगता है कि प्रलय में समय बिताने के लिए मनोरंजन जरूरी होगा। कर्मचारी बहुत खुश होता है और उसे कहता है। साल का सबसे बड़ा ग्राहक लड़कियां खर्च की गई रकम देखकर हैरान हैं और सोच रही हैं कि उसके पास इतना पैसा कैसे है। एमसी फिर अपनी खरीदारी जारी रखता है
और उनसे और कोट पैक करने को कहता है। बैंगनी बालों वाली लड़की को शक होता है और वह पूछती है कि क्या वह सचमुच गरीब है, क्योंकि वह पहले ही 10 लाख खर्च कर चुका है। फिर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि वह भेष बदलकर एक अमीर लड़का है और उससे बात करने का फैसला करती हैं। एमसी को लगता है कि वह सर्वनाश के लिए तैयार है। जैसे ही दोनों पास आती हैं, उनमें से एक बेहद दोस्ताना अंदाज में उसका स्वागत करती है। वे कुछ छोटी छोटी बातों से शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं और हमारे एमसी के रूपरंग की तारीफ करते हैं और दिखावा करते हैं कि उनमें दिलचस्पी है। उसे याद आता है कि पहले ये दोनों गुंडे थे जिन्होंने ठंड में उसे लूटा था। फिर लड़की उसे खाने के लिए बुलाती है। उन्हें हैरानी होती है कि वह मान जाता है और यानानियल को खरीदारी के लिए गोदाम ले जाने को कहता है। सोने की खोज करने वाले जश्न मनाते हैं और अपने शुगर डैडी को एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाने की योजना बना रहे हैं। फिर एमसी उन दोनों के साथ जाता है और कहता है कि उसे भूख लगी है। फिर तीनों एक आलीशान इमारत में पहुंचते हैं। वे उसे वह जगह दिखाते हैं और कहते हैं कि यह कितनी महंगी है। एक लग्जरी रेस्टोरेंट। अंदर पहुंचकर उनमें से एक ने पूछा कि उसे खाना कैसा लगा। मेन्यू देखकर एमसी ऐसा दिखावा करता है जैसे उसे सब कुछ बहुत महंगा लग रहा हो। लड़कियों को कीमत की परवाह नहीं है और वे कहती हैं कि अगर वह नहीं चाहेगा तो वे ऑर्डर कर देंगी। फिर चश्मा पहने वाली लड़की ने कैवियार, लॉबस्टर और प्राइम स्टेक जैसे कई महंगे व्यंजन ऑर्डर किए। 1 घंटे बाद बैंगनी बालों वाली लड़की दावत से संतुष्ट हो गई और फिर उसने पूछा कि खाना कैसा था और गैविन ने कहा कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। फिर गैविन सीधा चला गया। रेस्टोरेंट के रिसेप्शन डेस्क पर परिचारिका उसे बताती है कि बिल 18,000 रुपये का आया है, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी कर देता है और उन्हें 10 दिनों में उन्हीं व्यंजनों के साथ एक टेबल तैयार करने को कहता है। रिसेप्शनिस्ट इतने बड़े ऑर्डर से हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या उसे यकीन है। फिर गैविन अपना वीआईपी कार्ड दिखाता है और कहता है कि वह सब कुछ पहले ही चुका सकता है। उसे लगता है कि वह सर्वनाश में डिब्बा बंद खाने से उब गया था और वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसे अच्छा खाना मिले। सोने की खोज करने वाले उसे कंजूस समझते हैं, लेकिन वहां जाना समझदारी की बात है। बिल चुकाओ और वे बाद में उससे कुछ महंगे पर्स मांगने की योजना बना रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ऑर्डर कंफर्म करता है, लेकिन कहता है कि उनके टेबल का बिल अभी भी बाकी है। हालांकि वह अपना कार्ड वापस ले लेता है और कहता है कि वे अपना बिल खुद चुका सकते हैं। उसे लगता है कि उसने अपना लगभग सारा पैसा खर्च कर दिया है और अब उसे कुछ लोन लेना होगा, और बिना समय गंवाए वह अपने फ़ोन पर कुछ ऐप्स ढूंढने लगता है। फिर वह लगभग 30 लाख का लोन मिलने का जश्न मनाता है, लेकिन उसे अभी भी और चाहिए। अचानक उसका फ़ोन बजता है और यह सोने की खुदाई करने वाली लड़कियों में से एक का फ़ोन है। नाराज़ लड़की पूछती है कि वह कहाँ गया था और एमसी कहता है कि कुछ अनपेक्षित काम आ गया है और वह पहले ही घर जा रहा है, और पूछता है कि उसे बिल क्यों देना चाहिए। लड़की गुस्से से भड़क उठती है और कहती है कि उसी ने उन्हें खाने पर बुलाया था, लेकिन हमारा लड़का जवाब देता है कि वे ही उसे वहां खींच कर लाए थे और सब कुछ ऑर्डर किया था। वे बेहद महंगे बिल से हताश हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें, लेकिन वह उन्हें याद दिलाता है कि उसने उन्हें कीमत के बारे में पहले ही बता दिया था और वे जिद पर अड़े रहे, सबसे महंगे व्यंजनों पर। गुस्से में धोखेबाज उसे कंगाल कहता है और कहता है कि वह एक कलंक है। इसलिए यह साबित करने के लिए कि उसके पास पैसे हैं, गैविन उसे होस्टेस से 100 टेबल के ऑर्डर के बारे में पूछने के लिए कहता है और रिसेप्शनिस्ट ऑर्डर की पुष्टि करता है। पुष्टि के साथ लड़की उससे वापस आकर बिल चुकाने की विनती करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उससे बात करना बंद कर देता है और कहता है कि वह कुछ बेवकूफ़ों को बिगाड़ने वाला नहीं है। बिल चुकाने के लिए पैसे न होने पर दोनों घबरा जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट उन पर दबाव डालता है। बैंगनी बालों वाला कुछ हंटर नाम के एक आदमी ने एमसी को सबक सिखाने के लिए उसे बुलाया। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद गैविन एक लॉटरी स्टोर के सामने रुकता है। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में उसने 5 नंबरों वाली लॉटरी जीती थी। टिकट हाथ में लेकर वह उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसे नतीजों के लिए बस 2 दिन इंतजार करना है। यह कहकर एमसी गोदाम में वापस लौट जाता है, जहां उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा होता है। मोटा दोस्त शिकायत करता है कि उसे छोड़ दिया गया है
लेकिन उसका दोस्त उसे कुछ मौज मस्ती के लिए बाहर ले जाने का वादा करता है। यानानियल को अभी भी समझ नहीं आता सामान पर इतना पैसा खर्च करने की वजह। गेविन समझाता है कि यह सब सर्वनाश में जाने बचाएगा और उससे उस पर भरोसा करने को कहता है। दोस्त कहता है कि वह किसी भी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि यह पागलपन लगता है, लेकिन एमसी उसे यकीन दिलाता है कि कुछ दिनों में वह सब कुछ मान लेगा। अचानक गुंडों का एक समूह आता है और गेविन क्लार्क के बारे में पूछता है। वह आदमी पुष्टि करता है और पूछता है कि क्या वे उस शिकारी आदमी के गुंडे हैं। बेसबॉल बैट लिए एक गंजा आदमी उस पर बॉस की औरत के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाता है। मोटा दोस्त डर जाता है और धमकी देता है कि अगर उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो वह पुलिस बुला लेगा, लेकिन गुंडा मजाक उड़ाता है और कहता है कि पुलिस के आने से पहले ही वह उनकी टांगें तोड़ देगा। लेकिन एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि पुलिस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गंजा आदमी उसका मजाक उड़ाता है, उसे कायर कहता है और कहता है कि वैसे भी यह बेकार होगा। मोटा दोस्त अपने पिता का नाम लेकर उस लड़के को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडा कहता है कि उनका निशाना सिर्फ गेविन है और वे उस अमीर लड़के को हाथ नहीं लगाएंगे। हताश होकर दोस्त एमसी से कहता है कि वह भाग जाए, जबकि वह उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है। गुंडों में से एक उसके गोल्म टोल दोस्त को धक्का देता है और गंजा आदमी बेसबॉल बैट से हमला कर देता है। डैनियल डर के मारे अपने दोस्त का नाम चिल्लाता है। हालांकि हमारा हीरो आसानी से बच निकलता है और कहता है कि हमला बहुत धीमा था। फिर वह सीधे पेट में लात मारता है, जिससे गंजा आदमी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। फिर गेविन जमीन से बैट उठाता है और उसे पूरी ताकत से मारता है। गुंडे के जमीन पर गिरते ही एमसी उसके मुंह में बैट ठूंस देता है। यह दृश्य देखकर बाकी गुंडे हैरान रह जाते हैं एमसी की ताकत से। फिर वह गुंडों की ओर मुड़ता है और उन सभी को एक साथ उस पर हमला करने की चुनौती देता है। गोरा लड़का नाराज हो जाता है और अपने आदमियों को एमसी पर हमला करने का आदेश देता है। हमारा लड़का फिर अकेले ही सभी गुंडों को हरा देता है। गोल्मटोल दोस्त का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यह वही गेविन है। जमीन पर गिरे सभी दुश्मनों को देखकर एमसी पूछता है कि क्या अब बहुत हो गया, लेकिन गेविन हर एक से हर जाने के तौर पर 1 लाख मांगता है और गुंडा कहता है कि यह जबरन वसूली है। फिर गेविन उसे बेसबॉल के बल्ले से मारता है और फिर जल्दी पैसे न देने पर सबके पैर तोड़ने की धमकी देता है। इसके साथ ही उसे गुंडों से 6 लाख मिल जाते हैं। उसे लगता है कि वह कोई क्रूर इंसान नहीं है, लेकिन प्रलय ने उसकी सोच बदल दी। फिर वह कहता है कि वह अपने दोस्त को उस रोमांचक जगह पर ले जाएगा जिसका उसने वादा किया था, और वे नाचती हुई महिलाओं से भरे एक क्लब में पहुंचते हैं। लगता है कि उस बिगड़ैल व्यक्ति को यह सब बहुत पसंद आया और वह अपनी घबराहट दूर करने के लिए एमसी को धन्यवाद देता है। गेविन बार में जाता है और कहता है कि वह डिलीवरी करने के लिए बॉस की तलाश कर रहा है। फिर उन्हें एक नीचे ले जाया जाता है। सुरक्षा गार्डों से भरा गलियारा। दोस्त डर जाता है और पूछता है कि यह कैसा उत्साह है और वे इस अजीब जगह पर क्या कर रहे हैं। सुरक्षा गार्ड अपने बॉस को सलाम करने लगते हैं और उन्हें मिस्टर लो कहते हैं। फिर बॉस पूछता है कि लड़के वहां क्या कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए एमसी अपना परिचय देता है और कहता है कि उसने सुना है कि बूढ़ा आदमी कुछ सामान ले रहा था। फिर मिस्टर लो को यह अजीब लगता है कि वे खाली हाथ हैं और पूछते हैं कि सामान कहाँ है। गेविन अपनी ओर इशारा करता है और कहता है कि सामान वे हैं, और बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। दिलचस्पी है, लेकिन बातचीत खत्म हो जाती है और बॉस अपने हथियारबंद गुंडों को उन दोनों को पकड़ने का आदेश देता है। बंदूकें तानकर मोटा दोस्त घबरा जाता है और वहां से निकलने के लिए अपने पिता का नाम लेने की कोशिश करता है और बेचैनी से पूछता है कि यह डिलीवरी क्या है, और गेविन बताता है कि वह आदमी मानव अंगों की तस्करी करता है। यह सुनकर मोटा दोस्त पूरी तरह से घबरा जाता है और चिल्लाता है कि इस खबर से घबराने का कोई रास्ता नहीं है। फिर एमसी बॉस को चुनौती देता है और पूछता है कि क्या वह सौदा पक्का करने से डर रहा है। इतना कहकर वह अपने शरीर के सभी अंगों के लिए 1 करोड़ की पेशकश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी केवल 5 करोड़ की पेशकश करता है, यह कहते हुए कि इस समय बाजार में मंदी है। एमसी इस शर्त पर मान जाता है कि उससे पहले नकद राशि मिल जाए और वह 3 दिनों में शव पहुंचा दे।
संतुष्ट होकर बॉस एक गुंडे को दोनों के हस्ताक्षर के लिए अनुबंध लाने का आदेश देता है, लेकिन वे केवल एक ही अनुबंध लाते हैं और गैविन अपने दोस्त की ओर इशारा करता है और वह मोटा आदमी चिल्लाता है कि वह कुछ भी नहीं बेच रहा है, लेकिन एमसी जोर देकर कहता है कि उसका दोस्त सचमुच बेच रहा है, जिससे वह और भी ज्यादा हताश। फिर एक गुंडा उस मोटे आदमी को बंदूक की नोक पर कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करता है। बाहर आकर गुस्साया दोस्त पूछता है कि क्या एमसी इंसान भी है जो उसे बेच रहा है। वह अपने दोस्त को शांत करने की कोशिश करता है और मोटे आदमी को याद आता है कि मिस्टर लो एक खतरनाक गैंग का सरगना है। गैविन गंभीर हो जाता है और कहता है कि 3 दिन में तस्करी का सरगना अपनी जान गंवा देगा। दोस्त को यकीन नहीं होता, लेकिन एमसी उसे प्रलय आते देखने के लिए आमंत्रित करता है। वे एक हवेली में जाते हैं और एमसी कहता है कि वह संपत्ति किराए पर लें। रियल एस्टेट एजेंट पुष्टि करता है कि क्या यह सिर्फ वही हवेली है, और वह हाँ कहता है। दोस्त को समझ नहीं आता कि वे अब हवेली क्यों किराए पर ले रहे हैं, लेकिन गैविन कहता है कि वहाँ कुछ अच्छा है। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में इसी हवेली में उसकी मृत्यु हुई थी। दृढ़ निश्चय के साथ वह घोषणा करता है कि उसका नया जीवन उसी जगह से शुरू होगा जहां उसका पिछला जीवन समाप्त हुआ था। एजेंट उसे बताता है कि मालिक किराए पर नहीं देना चाहता, लेकिन वह व्यक्ति दोगुनी कीमत की पेशकश करता है। 5 गुना की पेशकश के बावजूद किराए के बारे में महिला कहती है कि यह पैसे का मामला नहीं है। हार न मानते हुए एमसी 10 गुना कीमत अग्रिम भुगतान की पेशकश करती है। एजेंट तुरंत अपना मन बदल लेती है और मालिक को हर हाल में मनाने का वादा करती है। एमसी कहता है कि उसकी एकमात्र शर्त यह है कि वह पूरे घर का नवीनीकरण कर सके। दालान में वे उस लड़के की पूर्व प्रेमिका को उसकी मां के साथ देखते हैं, जो उसे जैक का दिल जीतने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दोस्त को आश्चर्य होता है कि जेनिया वहां क्या कर रही है, और गैविन बताता है कि जैक का पास में ही एक घर है। लाल बालों वाली अपने पूर्व प्रेमी की उपस्थिति को नोटिस करती है और उसे घृणा भरी नज़रों से देखती है। वह उस पर पीछा करने का आरोप लगाती है और कहती है कि उन्होंने पिछली बार का हिसाब अभी तक नहीं चुकाया है। लड़की की मां बीच में आती है और मुख्य पुरुष मित्र को अपमानित करती है, उसे बेचारा और भविष्यहीन कहती है। मोटा दोस्त अपने दोस्त का बचाव करता है और महिला भड़क जाती है, उसे स्कूल से निकलवाने की धमकी देती है। गैविन इस अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया पर हंसता है और पूछता है कि उसे उसके किराए के मकान से क्या लेना देना है। पूर्व प्रेमिका को शक है कि उसके पास किराए के लिए पैसे हैं, जिसकी कीमत कम से कम 20,000 है। एजेंट वापस आता है और उन्हें बताता है कि किराया 25,000 प्रति माह है। लड़की की मां यह जानकर हैरान रह जाती है कि बेचारे ने असल में हवेली किराए पर ली है। लाल बालों वाला लड़का सोचता है कि उसने यह सब उसके करीब आने के लिए किया है और उसे छोड़ देने के लिए कहता है। एजेंट और उसका दोस्त लड़की के भ्रम की हद पर यकीन नहीं कर पाते। उसकी मां कहती है कि 25,000 कुछ भी नहीं है और उसे घसीट कर ले जाती है। एजेंट उसे याद दिलाता है कि पहले महीने का किराया 2,50,000 होगा और वह तुरंत भुगतान करने के लिए तैयार हो जाता है। मां और बेटी उसके प्रस्ताव से स्तब्ध हैं और लाल बालों वाली लड़की को लगता है कि यह सब दिखावा है। एमसी अपने फ़ोन पर 2,50,000 के ट्रांसफ़र कन्फर्मेशन दिखाता है। एजेंट हवेली की चाबियां सौंपता है और कहता है कि वह इसे अपनी इच्छानुसार पुनर्निर्मित कर सकता है। लड़की की मां सोचती है कि क्या उसने लड़के को गलत समझा और क्या वह भी किसी अमीर परिवार से है। एमसी अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वह शहर की सबसे बड़ी रिनोवेशन कंपनी के प्रमुख को जानता है। वह अपने दोस्त से एक मीटिंग तय करने के लिए कहता है और वह मोटा लड़का किराए के घर के रेनोवेशन की योजना को समझ नहीं पाता। गैविन उसे पूछता है कि वह पूछना बंद करे, सवाल पूछे और मीटिंग तय की, यह कहते हुए कि वह रात तक सब समझ जाएगा। दोस्त अपने पिता के प्रभाव से मीटिंग तय करवा लेता है और एमसी उसे धन्यवाद देता है। वह शुक्रिया के तौर पर एक ट्रक भर इंस्टेंट नूडल्स भेजने का वादा करता है और दोस्त शिकायत करता है। लड़का उसे भरोसा दिलाता है कि उसके पिता को यह तोहफा बहुत पसंद आएगा और वह उसकी तारीफ भी करेंगे। वे रिनोवेशन कंपनी पहुंचते हैं और रिसेप्शनिस्ट उन्हें बॉस का इंतजार करने को कहता है। संयोग से पूर्व प्रेमिका और उसकी मां भी वहां कुछ देर के लिए मौजूद हैं।
जैक ने रेनोवेशन का खर्च उठाया। रेडिड लड़की पूछती है कि क्या उन दोनों का कोई अपॉइंटमेंट है और देखती है कि वे वहाँ हैं। वह एक बार फिर एमसी पर पीछा करने का आरोप लगाती है और कहती है कि अगर उसे लगता है कि वह उसे जीत लेगा तो सपने देखता रहे। लड़का उन दोनों से टकराते टकराते थक गया है और सोच रहा है कि वे इन बेवकूफ़ों से बार बार क्यों टकराते रहते हैं। मोटा दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि गैविन भी रेनोवेशन के लिए वहाँ है, लेकिन रेडहेड लड़की उसका मजाक उड़ाती है। एमसी रिसेप्शनिस्ट से अपना परिचय देता है और कहता है कि उसका अपॉइंटमेंट है। माँ और बेटी को शक है कि वह सचमुच किसी रेनोवेशन के लिए वहाँ आया है और सोचती है कि वह बस दिखावा कर रहा है। कंपनी का बॉस आता है और पूछता है कि उसकी मीटिंग किसके साथ है। रिसेप्शनिस्ट एमसी के ग्रुप की ओर इशारा करती है, लेकिन दोनों धोखेबाज बीच में आ जाते हैं। लड़की की माँ बहुत खुश होती है और सोचती है कि जैक के प्रभाव की वजह से ही बॉस खुद आया है। वह एमसी को नीचा दिखाने का मौका लेती है और कहती है कि जब तक बॉस इंतजार कर रहा है, उसकी बेटी का बॉस स्वागत कर रहा है। लाल बालों वाली लड़की आत्मविश्वास से मिस्टर जियाओ का अभिवादन करने जाती है और अपना परिचय देती है। बॉस उलझन में है और पूछता है कि क्या उसने उसके साथ अपॉइंटमेंट लिया है। लड़की घबरा जाती है और हाँ कहती है, लेकिन वह आदमी उसे पहचानता नहीं है। वह पूछता है कि क्या उसका नाम गेविन क्लार्क है और वह जवाब देती है कि उसका नाम जेनिया है। मिस्टर जो उसे एक तरफ धकेलते हैं और कहते हैं कि अगर वह गेविन नहीं है तो बीच में ना आए। एमसी अपना परिचय देता है और कंपनी का बॉस उसे तुरंत पहचान लेता है। उसकी इतनी कम उम्र देखकर हैरान होकर बॉस उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाता है। लड़की की माँ पूरी तरह से उलझन में है और लाल बालों वाली लड़की सोचता है कि यह सब उसके अमीर दोस्त के परिवार की वजह से है। वे नवीनीकरण के विवरण पर चर्चा करने के लिए प्रबंधक के कार्यालय में प्रवेश करते हैं। श्री जियाओ पूछते हैं कि युवा मित्र गैविन क्या नवीनीकरण करना चाहता है। प्रबंधक कहता है कि वह एक हवेली का नवीनीकरण करना चाहता है। बॉस समझाता है कि हवेली का नवीनीकरण एक छोटा सा काम है और इसे एक निदेशक को सौंप देता है, लेकिन गैविन जिद करता है कि श्री जियाओ इस परियोजना को स्वयं संभालें। वह व्यक्ति कहता है कि वह व्यस्त है और केवल बड़े प्रोजेक्ट ही व्यक्तिगत रूप से लेता है। वह व्यक्ति दावा करता है कि उसका प्रोजेक्ट बड़ा है और बॉस पूछता है कि बजट है। एमसी फिर कहता है कि बजट कम से कम 3 करोड़ है। श्री जियाओ यह रकम देखकर चौंक जाते हैं और जो उन्होंने सुना उस पर यकीन नहीं कर पाते। वह पूछते हैं कि क्या उस आदमी को यकीन है कि यह 3 करोड़ है। 3 नहीं। एमसी रकम की पुष्टि करता है और एक निर्देशक परियोजना में मदद करने के लिए उत्साहित होकर कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन बॉस उसे यह कहते हुए निकाल देता है कि वह खुद परियोजना संभालेगा। जियाओ पूछता है कि गैविन इतने पैसों का क्या करना चाहता है, क्योंकि इतने पैसों से वह एक नई हवेली खरीद सकता है। एमसी उसे कागज का एक रोल देते हुए कहता है परियोजना के ब्लूप्रिंट वहां मौजूद हैं। चित्र देखकर मिस्टर जो चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वे बंकर बना रहे हैं। गैविन कहते हैं कि बजट बढ़ सकता है और बस आधे महीने में काम पूरा करना है। बॉस कहते हैं कि परियोजना जटिल है और सर्वनाश के लिए एक युद्ध बंकर जैसी दिखती है। गैविन मानते हैं कि यह सर्वनाश के लिए है और 2 करोड़ अग्रिम देने की पेशकश करते हैं। मिस्टर जियाओ चुनौती स्वीकार करते हैं और समय पर काम पूरा करने के लिए सभी संसाधन जुटाने का वादा करते हैं। मोटा दोस्त यह देखकर हैरान रह जाता है। 35 मिलियन खर्च और उसे पागल कहता है। एमसी कहता है कि पैसा जल्द ही बेकार हो जाएगा और दोस्त पूछता है कि पैसे कहाँ से आए। वह बताता है कि उसने 10 मिलियन का लोन लिया था और दोस्त को उम्मीद है कि सर्वनाश की कहानी सच हो। पूर्व प्रेमिका फिर से प्रकट होती है और मजाक करते हुए पूछती है कि उसने ध्यान आकर्षित करने के लिए कितना खर्च किया। लड़का नाराज हो जाता है और कहता है कि यह उसका काम नहीं है और वह किसी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहा है। लड़की की मां शेखी बघाड़ती है कि उसकी बेटी ने 10 लाख खर्च किए और कहती है कि असली ताकत। मोटी दोस्त बातचीत में शामिल होती है और बताती है कि गैविन ने 3.5 करोड़ खर्च किए हैं। लाल बालों वाली लड़की और उसकी मां जोर से हंसने लगती हैं और सोचती हैं कि यह एक बेतुका मजाक है। एमसी उन्हें चुनौती देता है और पूछता है
कि अगर यह सच होता तो क्या वे उसे डैडी कहते। पूर्व प्रेमिका कहती है कि उसने अपना घर 3 करोड़ में बेचा है और उसे एस कहती है। लड़की की मां भी शर्त में शामिल हो जाती है और कहती है कि अगर उसने सचमुच इतना पैसा खर्च किया तो वह उसे डैडी कहेगी। एक कर्मचारी एमसी के पीछे दौड़ता है और कहता है कि वह अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल गया है। मौका मिलते ही लड़की की मां उसके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए कागज उठा लेती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी रकम देखकर उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह स्तब्ध रह जाती है। फिर लाल बालों वाला लड़का हंसी उड़ाता है और पूछता है कि क्या रकम इतनी कम है कि वह अवाक रह गई। पीला चेहरा लिए मां हकलाते हुए पुष्टि करती है कि रकम 3.5 करोड़ है। हताश होकर महिला उस आदमी पर सिर्फ दिखावे के लिए कॉन्ट्रैक्ट में हेराफेरी करने का आरोप लगाती है, लेकिन कर्मचारी दस्तावेज का बचाव करते हुए कहता है कि उस पर बॉस के हस्ताक्षर हैं और वह कानूनी है। फिर एमसी बुलाता है, शर्त लगाता है और उसे पापा कहने को कहता है, लेकिन बुढ़िया शर्त मानने से इनकार कर देती है। धैर्य खोकर गैविन उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देता है। मोटा दोस्त इस हरकत पर खुश होता है और एमसी उसे कहता है कि अब जाने का समय हो गया है। इस अपमान से क्रोधित जेना अपने पूर्व प्रेमी को धमकी देती है कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाद में दोनों दोस्त उस हवेली में पहुंचते हैं जिसे एमसी ने सर्वनाश के लिए किराए पर लिया था। पूरी तरह से भ्रमित मोटा दोस्त पूछता है कि वे वापस क्यों आए हैं और उसकी क्या योजना है। फिर एमसी बताता है कि वह आखिरकार यह साबित होने वाला है कि सर्वनाश सच है। गुल्मतोल दोस्त को लगता है कि उसका दोस्त अजीब व्यवहार कर रहा है और उसे यकीन है कि आखिरकार उसका दिमाग खराब हो गया है। बाहर यानानियल ठंड की शिकायत करता है और कहता है कि वे 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एमसी अपने फोन पर देखता है और कहता है कि लगभग समय हो गया है। अचानक आसमान में एक उल्कापिंड चमकता है और गैविन कहता है कि आखिरकार वह आ ही गया। डैनियल कुछ समझ नहीं पाता और पूछता है कि क्या यह कोई आम उल्कापिंड है। गैविन समझाता है कि असली सर्वनाश बस आधे महीने में ही आने वाला है, लेकिन ठंड और तारों जैसे संकेत जरूर दिख रहे हैं। मोटा दोस्त घबरा जाता है और कहता है कि उल्कापिंड सीधे उनकी ओर आ रहा है। एमसी सोचता है कि ये तारे क्षमताएं प्रदान करते हैं और इसीलिए उसका पड़ोस अतीत में एक अड्डा बना था। उसे याद आता है कि यह तारा हवेली पर गिरा था और उसके पिछले जन्म में एक चोर को मिला था। हताश यानियल उन्हें भागने के लिए चिल्लाता है क्योंकि तारा उनसे सीधे टकराने वाला है, लेकिन एमसी खुद को संभालता है और कहता है कि यह मौका उसका है। उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वह पागल हो गया है और ऐसे ही मरना चाहता है। चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए गैविन अपनी बाहें खोलता है और तारों की रोशनी में डूब जाता है। मोटा दोस्त घबरा जाता है और सोचता है कि उसका दोस्त कुचल गया है और अब सब खत्म हो गया है, लेकिन गैविन एक शक्तिशाली आभा के साथ फिर से प्रकट होता है और कहता है कि उसके शारीरिक गुण 5 गुना बढ़ गए हैं। फिर वह अपने दोस्त की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या अब उसे उस पर विश्वास है। हैरान होकर डैनियल हकलाते हुए पूछता है कि क्या उसका दोस्त मर नहीं गया। एमसी जवाब देता है कि न सिर्फ वह जिंदा है, बल्कि उसने एक क्षमता भी हासिल कर ली है और अब ज्यादा मजबूत है। मोटा दोस्त यकीन नहीं करता और कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं दिखता और पूछता है कि वह कैसे ज्यादा मजबूत है। अपनी बात साबित करने के लिए गैविन उसके कंधे पर हाथ रखता है और सिर्फ एक हाथ से वह आसानी से अपने मोटे दोस्त को उठा लेता है, जिसका वजन 220 पाउंड से ज्यादा है। एमसी फिर मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या अब उसका दोस्त उस पर यकीन करता है। डैनियल घबरा जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि उसे एक हाथ से इतनी आसानी से उठा लिया गया। फिर गैविन उसे ले जाता है। छत के किनारे से कूदकर गुल्मतोल दोस्त को डरा दिया। डरावनी नज़रों से वह लड़का अपने दोस्त से नीचे जाने के लिए तैयार होने को कहता है। फिर वह अपने दोस्त और उसके साथ 33 फुट ऊंची छत से कूद जाता है। दोनों बिना किसी खरोंच के जमीन पर गिर जाते हैं। गुल्मतोल दोस्त आंखें खोलता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह बच गया। गैविन फिर पूछता है और दोस्त मान जाता है और कहता है कि उसे उस छलांग के बाद की हर बात पर यकीन है। इसी बीच बगल वाली हवेली में
लाल बालों वाली लड़की की माँ पूछती है कि उसकी बेटी छत से क्या देख रही है। के लड़की कहती है कि उसने तारा गिरते देखा और शिकायत करती है कि अगर वह उसके निर्वासन से टकराता तो बेहतर होता। लाल बालों वाली लड़की अपनी माँ से कहती है कि जैक वापस आते ही एमसी से बदला लेगा। उसी समय हवेली की घंटी बजती है। माँ खुश होकर दरवाज़ा खोलती है और गोरा लड़का पूछता है कि उसकी प्रेमिका कहाँ है। लड़की फिर बहुत उत्साहित दिखती है और अपने प्रेमी को हाथ हिलाती है। वह सजीला लड़का उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे पिछले कुछ दिनों से उसकी बहुत याद आ रही है। माँ असहज महसूस करती है और गोरा आदमी उससे नाराज हो जाता है और उस महिला को वहां से चले जाने को कहता है। लाल बालों वाला आदमी मौके का फायदा उठाकर खबर सुनाता है और बताता है कि गैविन उसके पड़ोस में रहने आया है। जैक गुस्से से भड़क उठता है और पूछता है कि उसने उसके सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे की। माँ आग में घी डालती है और कहती है कि उस आदमी ने उसकी बेटी के करीब रहने के लिए ऐसा किया। गुस्से में गोरा आदमी अपना फ़ोन उठाता है और वादा करता है कि वह एमसी को पछताएगा। फिर वह बो नाम के किसी व्यक्ति को फ़ोन करता है और अपना परिचय जैक के रूप में देता है। दृश्य एक बॉक्सिंग क्लब में जाता है और रिंग में एक बॉक्सर प्लेबॉय से बात कर रहा होता है। जैक उस फाइटर को $2 लाख की पेशकश करता है ताकि वह उसके लिए किसी की देखभाल कर सके। बो तुरंत स्वीकार कर लेता है और कहता है कि काम 2 घंटे में हो जाएगा। रिंग में फाइटर कहता है कि उसे एक काम करना है और उसे जल्दी से मुकाबला खत्म करना होगा। प्रतिद्वंद्वी उसके अहंकार से परेशान हो जाता है और उसे एक घमंडी नौसिखिया कहता है जो पिटाई की मांग कर रहा है। लेकिन बॉक्सर तेज होता है और चैंपियन को ठोड़ी पर एक ही सटीक मुक्का मारकर बाहर कर देता है। भीड़ जीत से उत्साहित हो जाती है और उस फाइटर को बॉक्सिंग का नया बादशाह कहकर उसका स्वागत करती है। हवेली में वापस आकर एमसी बताता है कि हिमयुग के शुरुआती चरण कैसे होंगे। मोटा दोस्त मानवता के भाग्य पर विलाप करता है और गैविन पूछता है कि वह क्या करने वाला है। पूरी तरह से आश्वस्त होकर डैनियल खड़ा होता है और कहता है कि वह बिना किसी सवाल के अपने दोस्त की हर बात मानेगा। एमसी फिर मजाक करता है और उसे घर वापस जाकर अपने पिता को बेचने के लिए कहता है जैसा उसने सुझाया था। दोस्त को अजीब लगता है और वह कहता है कि उसके पिता किसी सर्वनाश की कहानी पर कभी विश्वास मत करो। गैविन समझाता है कि जल्द ही पैसा बेकार हो जाएगा और केवल सामान ही असली मायने रखेगा। यह कहते हुए मोटा दोस्त अपना मन बना लेता है और कहता है कि वह परिवार को दिवालिया कर देगा, भले ही उसके पिता उसे इसके लिए सजा दे। अचानक एमसी को लगता है कि कोई घर की ओर आ रहा है। फिर वह अपने दोस्त को चुप रहने के लिए कहता है और मोटा आदमी घबराहट से पूछता है कि क्या हो रहा है। गैविन बताता है कि हवेली को घेर लिया गया है। घर के सामने लड़ाकू बो और उसके गुंडे हवेली को तोड़ने की तैयारी करते हैं। दरवाज़ा तोड़कर घुसने की कोशिश की। एक गुंडा दरवाजे पर एक बड़ा हथौड़ा मारने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वह वार करने ही वाला था, एमसी जोर से दरवाज़ा तोड़ देता है और बदकिस्मत आदमी को बाहर निकाल देता है। गैविन और उसका दोस्त वहां आते हैं और पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं। आयो हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या वह कोई लड़ाकू है, क्योंकि उसने उनकी मौजूदगी देखी थी। एमसी उसे तुरंत पहचान लेता है और उसे उसके पूरे नाम ड्यूएन होबो से पुकारता है। मुक्केबाज हैरान होकर पूछता है कि वह उसे कैसे जानता है। गैविन को याद आता है कि सर्वनाश में एक लड़ाकू एक शक्तिशाली क्षमता का उपयोगकर्ता बन गया। वो बताता है कि जैक ने उसे भेजा है और वह उसकी कुछ हड्डियां तोड़ देगा। फिर एमसी गुंडे से कहता है कि वह चला जाए ताकि उसे चोट न लगे। वो इस दुस्साहस से नाराज हो जाता है और एमसी पर झपटता है, लेकिन गैविन आसानी से बच निकलता है और कहता है कि वार बहुत धीमा था। उसकी सजगता देखकर हैरान होकर मुक्केबाज एक और वार करने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी मौके का फायदा उठाकर उसके पेट पर एक मुक्का मार देता है। अपने बॉस को बेहोश होते देख बाकी गुंडे चौंक जाते हैं। हाइटर वार से उबर जाता है और कहता है कि कुछ गड़बड़ है, जबकि एमसी पूछता है कि क्या वह हार मान ले, लेकिन बॉक्सर हार मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि दुनिया में कोई भी उसे हार मानने पर मजबूर नहीं कर सकता। धैर्य खोकर हमारा हीरो उसकी ठुड्डी पर एक लात मारता है। बीओ जमीन पर गिर जाता है। गैविन पूछता है कि क्या बहुत हो गया। हारने के बाद भी
बॉक्सर जिद करता है कि वह हार नहीं मानेगा और उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह हार गया। एमसी को यह दिलचस्प लगता है और वह एक एहसान के बदले अपनी बहन को बचाने का एक तरीका सुझाता है। वो यह सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि वह कैसे अपनी बहन की बीमारी के बारे में जानता है। गेविन बताता है कि उसे उसकी जानलेवा बीमारी के बारे में पता है और वह उसके इलाज का खर्च उठाने के लिए लड़ता है। नई उम्मीद के साथ वो पूछता है कि क्या वह सचमुच अपनी बहन को बचा सकता है। गेविन कहता है कि वही उसे बचा सकता है और यह उस पर निर्भर है कि वह इस पर विश्वास करे या नहीं। बाव तुरंत आत्मसमर्पण कर देता है और कहता है कि उसे उस पर विश्वास है क्योंकि उसने उसे युद्ध में हराया था और पूछता है कि उसे कौन सा मिशन पूरा करना है। मिशन है जैक का पीछा करना, उसे पीटना और जितना हो सके उतना पैसा इकट्ठा करना। उससे वो बिना कोई शिकायत किए चुप रहता है। फिर वह अपने गुंडों को मिशन पर अपने साथ चलने के लिए बुलाता है। गुंडा पूछता है कि क्या बॉस सचमुच उस आदमी पर विश्वास करता है और वो कहता है कि वही उसकी एकमात्र उम्मीद है। दूसरी हवेली में जैक को लगता है कि गेविन पहले ही अस्पताल में पहुंच चुका है और अब कुछ मौज मस्ती करने का समय आ गया है। इसके साथ ही वह और जेनिया बेडरूम में एकांत में कुछ पल बिताते हैं, लेकिन अचानक एक तेज आवाज माहौल में खलल डाल देती है। लड़की की मां इस व्यवधान से परेशान हो जाती है और यह देखने जाती है कि दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। दरवाज़ा खोलते ही महिला बाइयों और उसके आदमियों से रूबरू होती है और पूछती है कि वे कौन हैं। धैर्य खोकर बॉक्सर महिला को एक तरफ धकेल देता है और अपने गुंडों के साथ घर में घुस जाता है। महिला गुस्से से भर जाती है और घुसपैठियों पर चिल्लाते हुए पूछती है कि क्या उनमें जरा भी तमीज़ है। वो धैर्य खोकर महिला के मुंह पर एक तमाचा जड़ देता है। दंपत्ति नीचे आते हैं और जैक बायो से पूछता है कि क्या काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। फिर वह गंदे काम के लिए 2 लाख की राशि वाला एक कार्ड देता है, लेकिन स्वीकार करने के बजाय बॉक्सर जोर से मुक्का मारता है अमीर लड़के के पेट तक। जैक हैरान है और पूछता है कि किराए का गुंडा उस पर हमला क्यों कर रहा है। बिल्मो जैक की ओर इशारा करता है और अपने आदमियों को उस पर बिना किसी दया के हमला करने का आदेश देता है। फिर वे जमीन पर गिरे अमीर लड़के को लात घूंसों से मारना शुरू कर देते हैं। हताश होकर प्ले बॉय अपने अमीर परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके उस लड़ाके को धमकाने की कोशिश करता है। इसके साथ ही वो अपना हाथ उठाता है और अपने आदमियों से कहता है कि उसे मारना बंद करो। यह सोचकर कि उसकी धमकी काम कर गई, जैक खुश होकर कहता है कि मुक्केबाज से गलती हो गई। बाव फिर बताता है कि उसके नए बॉस ने आदेश दिया था उसे फ़ोन रख दिया जाए और पिटाई जारी रखी जाए। जैक इस बेतुके आदेश से हताश हो जाता है और बॉक्सर को पागल कहता है। घसीटे जाते समय अमीर लड़का सोचता है कि यह तथाकथित बॉस कौन है और क्या यह गेविन हो सकता है। फ़ोन रख देने के बाद प्लेबॉय बताता है कि उसकी ट्रांसफर सीमा 1 करोड़ है। वो फिर मांग करता है कि वह तुरंत 1 करोड़ ट्रांसफर कर दे। हवेली में एमसी का दोस्त उसे अपने फ़ोन पर आया एक संदेश दिखाता है। वह उसे एक क्लास ट्रेनिंग सेशन के बारे में बताता है, लेकिन एमसी तुरंत निमंत्रण अस्वीकार कर देता है, लेकिन वह बदल जाता है। जब उसे पता चलता है कि लोकेशन नॉर्थ न्यू सिटी के पास है, तो उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आता है। फिर वह जाने की पुष्टि करता है और उसी पल उसका मोबाइल बजने लगता है। फोन पर वो था जो उसे बता रहा था कि उसे जैक से 1 करोड़ मिले हैं। फिर दृश्य लॉटरी स्टोर में बदल जाता है। एमसी को टिकट याद आ जाता है और वह कहता है कि उसे और सामान खरीदने के लिए परिणाम देखने होंगे, लेकिन टिकट देखने पर एमसी हैरान रह जाता है क्योंकि वह लॉटरी नहीं जीत पाया। वह तितली प्रभाव के बारे में सोचता है, लेकिन उसे यह असंभव लगता है क्योंकि कहानी में और कुछ भी नहीं है। दुनिया बदल गई है। इसके साथ ही उसे एहसास होता है कि उसे ज़रूरत के सामान के लिए पैसे जुटाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। अगले दिन छात्र कॉलेज के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए इकट्ठा होते हैं। अचानक 2 सोने की खोजी लड़कियां प्रकट होती हैं और उनमें से एक पूछती है कि उसने वहां अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे की, और गेविन पूछता है कि उसने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं की। चश्मा पहने हुए लड़के ने स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि उन्हें बिल चुकाने के लिए 1 महीने तक काम करना पड़ा। बेपरवाह गेविन पूछता है कि उनकी समस्या से उसका क्या लेना देना है।
फिर लड़की उसे बहकाने की कोशिश करती है और कहती है अगर वह उनका कर्ज चुका दे तो वे कुछ भी करने को तैयार हैं। बैंगनी बालों वाला भी उनके साथ शामिल हो जाता है और 20,000 के बदले उनके साथ एक रात बिताने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन एमसी पलटवार करता है और दोनों सोने की खोज करने वालों से 40,000 उधार मांगता है। दोनों इस प्रस्ताव पर भड़क उठते हैं। तभी यानानियल प्रकट होता है और एमसी पूछता है कि उसकी आंखें क्यों सूजी हुई हैं। दोस्त बताता है कि यह अपने पिता को सर्वनाश के बारे में समझाने के लिए बहुत रोने की वजह से है। एमसी अपने दोस्त की रणनीति पर उत्साहित हो जाता है और पूछता है कि क्या उसकी योजना काम कर गई, लेकिन दोस्त कहता है कि योजना काम नहीं कर पाया क्योंकि उसके पिता ने उसे घंटों नज़रअंदाज किया और फिर उसकी पिटाई कर दी। गैविन उसे दिलासा देता है और कहता है कि निराश मत हो क्योंकि उसे भी सर्वनाश पर विश्वास करने में थोड़ा समय लगा। अचानक एक प्रोफेसर प्रकट होता है और सभी छात्रों को प्रशिक्षण के लिए बस में चढ़ने के लिए कहता है। बस के अंदर एमसी अपने दोस्त के बगल में बैठ जाता है। फिर उसका मोटा दोस्त कहता है कि उसे प्यास लगी है और पानी मांगता है, लेकिन गैविन कहता है कि वह बोतल नहीं लाया। अचानक हमारे एमसी के बगल में बैठी लड़की उसे पानी देती है। बोतल हमारा लड़का उसे धन्यवाद देता है और तुरंत पानी यानानियल को दे देता है। फिर लड़की गैविन को उसकी पूर्व प्रेमिका से ब्रेकअप के बारे में दिलासा देती है और उम्मीद करती है कि वह जल्द ही से उबर जाएगा। एमसी कहता है कि वह दुखी नहीं है और वास्तव में उसका असली रूप देखकर खुश है। वह कहती है कि उसने सुना है कि ज़ेनाया एक सोने की खोजी है और उसे पैसे देने की पेशकश करती है, लेकिन गैविन मना कर देता है क्योंकि वह जानता है कि लड़की के परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। यह दृश्य देखकर गुल्मतोल दोस्त को एहसास होता है कि उनके बीच एक चिंगारी है, लेकिन एमसी उसे चुप रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद बस आ ही जाती है। फिर काउंसलर सभी को उतरकर अपनी इंटर्नशिप की जगहें बताने के लिए कहता है। वह समझाता है कि इंटर्नशिप 3 मंजिलों में बंटी है और पहली मंजिल सबसे खराब है। वह उन छात्रों के नाम बताना शुरू करता है जो तीसरी मंजिल पर होंगे। दोनों गोल्ड डिगर हंटर के वादे के मुताबिक सबसे अच्छी जगह मिलने का जश्न मनाते हैं और उनमें से एक पूछता है कि वे उससे क्या अपना वादा कैसे निभाएंगे। फिर वे उस लड़की को देखते हैं जिसने बस में हमारे एमसी की मदद की थी और बैंगनी बालों वाली लड़की को। क्विकू कहती है कि वह एकदम सही है क्योंकि वह देहात से है, उसका कोई रिश्ता नहीं है और सबसे बढ़कर वह कुमारी है। फिर काउंसलर हाजिरी जारी रखता है और दूसरी मंजिल के छात्रों के नाम घोषित करता है। यानानियल निराश है क्योंकि दूसरे समूह के लिए भी उनके नाम नहीं पुकारे गए। इसके साथ ही प्रोफेसर घोषणा करता है कि बाकी 3 छात्र पहली मंजिल पर जाएंगे। सबसे बुरी बात यह है कि क्विकू निराश है और इस बात पर अड़ा हुआ है कि वे उस जगह पर कुछ भी उपयोगी नहीं सीख पाएंगे। दूसरे छात्र उनका मजाक उड़ाते हैं और आश्चर्य करते हैं कि यानानियल उन 2 कंगालों की तरह क्यों मुसीबत में फंस गया। फिर एमसी काउंसलर से भिड़ जाता है और पूछता है कि उस फैसले के क्या मानदंड थे, और वह कहता है कि स्कूल का यह एक उचित फैसला था और उसे किसी भी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। फिर गैविन उस पर उसके मुंह पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है और उसे बेशर्म कहता है। प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है और उसे स्कूल से निकालने की धमकी देता है। वह खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है और कहता है कि एक अमीर और एक गरीब बच्चे को एक ही जगह पर रखना उचित था। मोटा दोस्त गुस्से से भर जाता है और सबके सामने खुलासा करता है कि प्रोफेसर ने उसके पिता से पैसे ऐंठने की कोशिश की थी। पर्दा उठने पर काउंसलर भड़क उठता है और उसे बदतमीज कहता है। फिर यानानियल अपना फ़ोन दिखाता है और कहता है कि उसके पास ब्लैकमेल की रिकॉर्डिंग है जो इसे साबित करती है। अचानक एक आदमी प्रकट होता है और कहता है कि उन्होंने हद पार कर दी है और उन पर प्रोफेसर के प्रति कोई सम्मान न रखने का आरोप लगाता है। दोनों सोने की खुदाई करने वाले भी बीच में आकर भ्रष्ट प्रोफेसर का बचाव करते हैं और कहते हैं कि तीनों कृतज्ञ हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं। इंटर्नशिप के लायक भी नहीं था। एमसी उस लड़के से नाराज हो जाता है और उसे चुप रहने को कहता है। फिर बदमाश उसे ऐस कहता है और कहता है कि ज़ेनिया द्वारा उसे छोड़ने के बाद वह पागल हो गया है और पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की। बिना कुछ सोचे समझे एमसी उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है।
वह लड़का गुस्से से भर जाता है और चिल्लाता है कि उसने पहले उसे मारा और उस पर झपट पड़ता है, लेकिन गैविन आसानी से वार रोक लेता है। बदमाश उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि वह इतना ताकतवर कैसे हो गया। फिर गैविन उसे 2 थप्पड़ मारता है, चेहरे पर एक नज़र डालता है और उसे याद दिलाता है कि उसने उसे जाने के लिए कहा था। पूरी तरह से डरा हुआ बदमाश प्रोफेसर से कहता है कि गैविन पागल हो गया है। फिर एमसी उस लड़के पर एक और मुक्का मारता है और पूछता है कि क्या उसने उसकी बात नहीं सुनी। काउंसलर गुस्से में दिखता है और एमसी को रुकने और माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़का पलटकर उस भ्रष्ट प्रोफेसर के चेहरे पर बिना किसी दया के थप्पड़ मार देता है। मोटा दोस्त जश्न मनाता है और कहता है कि यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि दूसरे छात्र हैरान हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उसने प्रोफेसर को मारा। काउंसलर उसे इंटर्नशिप प्रोग्राम से निकाले जाने की धमकी देता है, लेकिन गैविन उसे झांसा देता है और कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है। दोनों लड़कों को जमीन पर गिरा देखकर एमसी अपने दोस्त को वहां से जाने के लिए कहता है। यह सुनकर मोटा दोस्त चिंतित हो जाता है और पूछता है कि कोई का क्या होगा। फिर एमसी मुड़कर लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसे लड़की असहज महसूस करती है। दोनों सोने की खुदाई करने वाले बीच में आते हैं और कहते हैं कि वे उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन प्रोफेसर सिर्फ गैविन को निकालना चाहता है। वे कोशिश करते हैं कि वी कोई को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, यह कहते हुए कि एमसी उसका भविष्य बर्बाद कर देगा, लेकिन लड़की उसे अलविदा कह देती है और एमसी को सावधान रहने को कहती है। यह कहकर लड़का अपने दोस्त से कहता है कि अब काम संभालने का समय आ गया है। वे एक विशाल लॉजिस्टिक्स पार्क पहुंचते हैं और दोस्त बताता है कि यह प्रांत का सबसे बड़ा पार्क है। फिर यानानियल पूछता है कि क्या योजना वहां से सामान लाने की है, और उसे लगता है कि यह नामुमकिन है क्योंकि वे वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। एमसी को फिर एक भर्ती का बोर्ड दिखाई देता है और अपने दोस्त को फ़ोन करके सब कुछ पता करता है। फिर वह रिक्रूटर के पास जाता है और पूछता है कि क्या वे किसी को नौकरी पर रख रहे हैं। वह आदमी विनम्रता से जवाब देता है कि वे इस समय सिर्फ महिलाओं को ही नौकरी पर रख रहे हैं। मोटा दोस्त निराश हो जाता है और पूछता है कि अब वे क्या करेंगे। एमसी को एक आइडिया आता है और वह अपने दोस्त से कहता है कि वह जाकर कोयों को मदद के लिए बुलाए। इस बीच इंटर्नशिप ऑफिस में ग्रुप कड़ी मेहनत कर रहा था। चश्मे वाली लड़की अपनी दोस्त को बताती है कि हंटर ने फ़ोन किया था क्योंकि मिस्टर जंग को अभी एक लड़की की ज़रूरत है। एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ वे तय करते हैं कि कोई इस काम के लिए बिल्कुल सही लड़की है। फिर दोनों अपनी सहकर्मी के डेस्क पर जाते हैं और पूछते हैं कि वह कैसी है। खुश लड़की उन्हें धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो वह स्कूल में कभी नहीं देख पाती। कर्कश लड़की जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं था और सहकर्मी यही करते हैं। फिर बैंगनी बालों वाली लड़की पूछती है कि क्या उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है, और वह कहती है कि नहीं। चश्मा वाली लड़की उत्साहित हो जाती है और अपनी सहकर्मी को बॉयफ्रेंड दिलाने का प्रस्ताव देती है। वह मना कर देती है क्योंकि वह काम करना चाहती है, लेकिन दोनों जिद करते हैं कि एक अमीर बॉयफ्रेंड ज़्यादा पैसे लाएगा। उसे मना करने का मौका दिए बिना दोनों उसे उस लड़के से मिलने के लिए घसीट ले जाते हैं और फिर वे एक बेहद आलीशान व्यावसायिक इमारत में पहुंचते हैं। क्यूयुका भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों कहते हैं कि वे पहले ही पहुंच चुके हैं और वह आदमी एक अच्छा इंसान है। फिर वे एक कमरे में जाते हैं और उसका परिचय जंग नाम के एक सज्जन से कराते हैं जो उनका इंतजार कर रहे थे। घिनौनी मुस्कान वाला बूढ़ा आदमी कहता है कि लड़की बहुत नेक लग रही है। बैंगनी बालों वाला आदमी क्यूयुका को आगे धकेलता है और उसका परिचय कराता है अपने नए प्रेमी के पास। संतुष्ट होकर बूढ़ा आदमी दोनों लड़कियों को उनकी मदद के लिए 30,000 रुपये देता है। सोने की खोज करने वाले अलविदा कहते हैं और उसे आनंद लेने के लिए कहते हैं, जबकि लड़की पीछे न छूटने की विनती करती है, लेकिन वे उसकी बात अनसुनी कर देते हैं और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे लड़की कमरे में फंस जाती है। फिर वह खौफनाक बूढ़ा आदमी आता है और अच्छी तरह से सेवा करने पर और पैसे देने का वादा करता है। लड़की पीछे हट जाती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसे जाने नहीं दिया तो वह पुलिस को बुला लेगी। लेकिन जंग कहता है कि सभी सुरक्षा गार्ड उसके दोस्त उसकी मदद नहीं करेंगे। कोने में फंसी
कोई भी उससे जाने देने की विनती करती है क्योंकि वह बस शांति से काम करना चाहती थी। फिर वह खौफनाक बूढ़ा आदमी उसके हाथ पर थप्पड़ मारता है और फ़ोन ज़मीन पर गिरा देता है। वह कहता है कि बचना नामुमकिन है क्योंकि कोई भी औरत उस कमरे से बिना चोट खाए बाहर नहीं निकली है। ज़मीन पर लेटी हुई क्विवी का फ़ोन बजने लगता है और यह एमसी का कॉल था। लॉजिस्टिक्स पार्क में वापस आकर हमारे हीरो को अपनी जेब में फ़ोन वाइब्रेट होता हुआ महसूस होता है। फिर वह फ़ोन निकालता है और देखता है कि कोई उसे कॉल कर रही है। वह कॉल उठाता है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन दूसरी तरफ खौफनाक बूढ़ा आदमी फ़ोन पर पैर रखता है और डिवाइस को टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वह लड़की से कहता है कि वह अपनी किस्मत स्वीकार कर ले क्योंकि वह उसे बहुत कामयाब बनाने वाला है। क्विक मना कर देती है और एक गमले का पौधा पकड़ लेती है। कहती है कि वह आत्मसमर्पण करने के बजाय अपनी मौत को स्वीकार करना पसंद करेगी। शहर के दूसरी तरफ एमसी को यह अजीब लगता है कि कॉल अचानक ड्रॉप हो गई। तब उसे एहसास होता है कि क्विक के साथ कुछ बुरा हुआ है और वह वापस वहां जाने का फैसला करता है। इस बीच लड़की अपना बचाव करती है और बर्तन को उस डरावने बूढ़े आदमी की तरफ फेंकता है। वह आदमी इस हमले से आग बूला हो जाता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। फिर वह लड़की के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। इमारत में दोनों दोस्तों को एक सुरक्षा गार्ड रोकता है और पूछता है कि वे वहां क्या कर रहे हैं। मोटा दोस्त अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे पहचानता नहीं दिखता। धैर्य खोकर एएमसी सुरक्षा गार्ड को धक्का देता है और उसे रास्ते से हटने को कहता है। फिर गेविन कहता है कि विकी तीसरी मंजिल पर है और वे सीधे उसी ओर जा रहे हैं। गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है श्री जंग को अभी परेशान नहीं किया जा सकता, लेकिन एमसी पलटकर कहता है कि वह श्री जंग के पिता हैं, इसलिए उन्हें इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सुरक्षा गार्ड पूछता है कि वह इतनी छोटी उम्र में बॉस के पिता कैसे हो सकते हैं। यह सुनकर गार्ड को आखिरकार एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह घबरा जाता है और घुसपैठियों को रोकने के लिए मदद के लिए चिल्लाने लगता है। एमसी आखिरकार तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, लिफ्ट में गेविन का सामना दो सोना खोदने वालों से होता है। वे चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि वह उस जगह क्या कर रहा है, लेकिन गंभीर चेहरे वाला एमसी पूछता है कि क्यूई कहाँ है। बैंगनी बालों वाला कहता है कि वह इंटर्न नहीं है और उसे पूछने का कोई अधिकार नहीं है। गेविन फिर धमकी भरे लहजे में सवाल दोहराता है, वह शीर्ष रेगाथस के बारे में क्या बन गया है। इस धैर्यपूर्ण धमकी भरे लहजे में, अगर हम किबी माउस को हरा दें तो क्या होगा। लड़की अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि यह उसके लिए तमाशा करने की जगह नहीं है। धैर्य खोकर हमारा हीरो लड़की के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। चश्मा पहने वाला गुस्से में है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने उसकी दोस्त को मारने की हिम्मत की। फिर वह दूसरे सोने की खोजी को थप्पड़ मारता है जो भी ज़मीन पर गिर जाता है। दोनों को ज़मीन पर गिराकर वह तीसरी बार पूछता है कि उनका सहकर्मी कहाँ है। डरे हुए वे एक दरवाजे की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि क्विकू मिस्टर जंग के दफ्तर में है। बैंगनी बालों वाला उसे आगाह करने की कोशिश करता है कि बॉस के अच्छे संपर्क हैं, लेकिन हमारे एमसी को कोई परवाह नहीं है। फिर वह पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारता है, इसे खोलने की कोशिश करो। कमरे के अंदर लड़की मदद के लिए चिल्लाती है, जबकि खौफनाक बूढ़ा आदमी एमसी को दफा हो जाने के लिए कहता है। गेविन खौफनाक बूढ़े आदमी से कहता है कि वह लड़की को तुरंत जाने दे। चिढ़कर जेन पूछता है कि क्या वह आदमी जानता है कि वह किससे बात कर रहा है। बिना डरे एमसी बूढ़े आदमी की उंगली पकड़ लेता है और उसे मरोड़ने लगता है, जिससे जैन दर्द से चीखने लगता है। हताश होकर वह आदमी चीखने चिल्लाने लगता है और इमारत के सुरक्षा गार्डों को बुलाने लगता है। गेविन चिढ़ जाता है और सीधे उस बदमाश के चेहरे पर एक लात मार देता है। फिर वह क्यूई के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है, और लड़की कहती है कि वह ठीक समय पर पहुंच गया। उसी समय सुरक्षा गार्ड आखिरकार आ पहुंचते हैं और पूछते हैं कि कौन परेशानी खड़ी कर रहा है। बूढ़ा आदमी उठता है और अपने गुंडों को दोनों घुसपैठियों को खत्म करने का आदेश देता है। दोनों सोने की खोज करने वाले जश्न मनाते हैं
और सोचते हैं कि एमसी पिटाई के लायक है। अचानक एक सुरक्षा गार्ड हवा में उड़ता है और दोनों लड़कियों को सीधा मारता है। कुछ ही सेकंड में सभी गार्ड जमीन पर गिर पड़े और लड़कियां चौंक गईं। खौफनाक बॉस जमीन पर डर के मारे पड़ा है और पूछता है कि वह आदमी उससे और क्या चाहता है। गैविन फिर कहता है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि वह फिर कभी औरतों के बारे में न सोचे, और फिर वह सीधे उस बूढ़े आदमी के गुप्तांगों पर एक घूंसा मारता है। जान के पूरी तरह खत्म हो जाने के बाद एमसी दूसरी जगह चला जाता है और दोनों सोने की खोज करने वालों को एक डरावनी नज़र से देखता है। डरे हुए दोनों खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वह औरतों को नहीं मार सकता। एमसी उनकी विनती अनसुनी कर देता है और चश्मे वाले के चेहरे पर थप्पड़ मार देता है। फिर वह बैंगनी बालों वाले को थप्पड़ मारता है और चेतावनी देता है कि वह बस इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अभी भी काम के हैं। फिर वह अपने दोस्तों को इमारत से बाहर जाने के लिए कहता है। उन्हें पूरी तरह से फर्श पर बिखरा हुआ छोड़कर सोने की खोजी बॉस की मदद करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह पुलिस को बुलाएगी, लेकिन वह खौफनाक बूढ़ा उसे थप्पड़ मारता है और उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहता है। फिर वह अपना फोन उठाता है और लड़के का अंत करने के लिए किसी को मदद के लिए बुलाता है। बाहर कि पोई एमसी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। वह कहता है कि कुछ नहीं हुआ और पूछता है कि भविष्य के लिए उसकी क्या योजनाएं हैं। कोई को अफसोस है कि उसने अपनी इंटर्नशिप खो दी और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे नौकरी कैसे मिलेगी। फिर एमसी उस लड़की के लिए नौकरी ढूंढने का प्रस्ताव रखता है। वह इस प्रस्ताव से उत्साहित हो जाती है और पूछती है कि क्या वह सचमुच उसे नौकरी दिला सकता है। इसके साथ ही तीनों उस लॉजिस्टिक्स पार्क में लौट आते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था। लड़की हैरान होकर पूछती है कि क्या वह सचमुच उसे वहां काम पर रखना चाहता है, और एमसी पुष्टि करता है। फिर वह कहती है कि यह पद एक वेयरहाउस मैनेजर के लिए है और उसके पास वित्त में डिग्री है, लेकिन गैविन उसे प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि हर काम मूल्यवान है और वह इसमें सफल हो सकती है। कहीं भी भर्तीकर्ता नाराज हो जाता है और पूछता है कि क्या वे नौकरी लेंगे, क्योंकि अब लगभग बंद होने का समय हो गया है। यह कहते हुए गैविन उसे आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करता है और वह नौकरी लेने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एमसी अलविदा कहता है और कहता है कि वह कुछ दिनों में उससे मिलने आएगा और देखेगा कि वह कैसी है। यानानियल टिप्पणी करता है कि जब वह वित्त में है तो केवल उसके जैसा मूर्ख ही सुरक्षा की नौकरी स्वीकार करेगा, लेकिन एमसी कहता है कि उसकी मूर्खता के कारण ही उसे यह अवसर मिला। लॉजिस्टिक्स विभाग छोड़ने के बाद पार्क में गैविन कहता है कि घर जाने का समय हो गया है। अचानक हमारे एमसी के सिर पर एक बंदूक तान दी जाती है और उन्हें हिलने डुलने से मना किया जाता है। ये मिस्टर लोग के गुंडे थे और दोनों दोस्त हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। गुंडा चेतावनी देता है कि 3 दिन पूरे हो गए हैं और अब उनके शरीर बॉस के हैं। यानानियल पूछता है कि क्या वे सचमुच उन लोगों के साथ जा रहे हैं क्योंकि वह उन्हें आसानी से हरा सकता है, लेकिन गैविन कहता है कि उनके साथ चलो क्योंकि असली शो शुरू होने वाला है। फिर वे एक सुनसान गोदाम में पहुंचते हैं और उनमें से एक गुंडा उन्हें बताता है। 2 लोगों को वैन से बाहर निकलने के लिए कहा। डरा हुआ मोटा दोस्त बताता है कि वे उपनगरों में एक खाली पड़ी फैक्ट्री में हैं। एक गुंडा देरी से परेशान हो जाता है और दोनों को जल्दी से अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन एमसी जल्दी से पलट जाता है और एक तेज चाल से उस आदमी को निहत्था कर देता है और बंदूक अपने पास ले लेता है। फिर वह बिना सोचे समझे गुंडे के सिर के बीचों बीच गोली चला देता है, जिसे वह तुरंत ढेर हो जाता है। यह देखकर सभी गुंडे सतर्क हो जाते हैं, लेकिन वह तेज होता है और उन सभी को ढेर कर देता है। सटीक निशाने। गोलमटोल दोस्त का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वह एक बेहतरीन निशानेबाज है। फिर एमसी यानानियल को ज़रूरत पड़ने पर खुद को बचाने के लिए गोलियों की एक मैगजीन देता है। उसे याद आता है कि प्रलय में उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने बचने के लिए अपने निशानेबाजी का प्रशिक्षण लिया था। यानानियल ने अजीब तरह से बंदूक पकड़ी और गैविन से कहा कि उसे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। फिर एमसी पूछता है कि क्या उसका दोस्त निशानेबाजी के खेल खेलता है, और यम गर्व से जवाब देता है कि वह एक पेशेवर है। इसके साथ ही गैविन सुझाव देता है कि वह ऐसा दिखावा करे कि वह उनमें से एक खेल रहा है।
अभी उन खेलों को और ज्यादा आत्मविश्वास से खेलने के लिए। फिर दृश्य गोदाम के अंदर जाता है जहां एक ट्रक खड़ा है और कई लोग सामान उतार रहे हैं। ट्रक को देखकर डैनियल स्वे बायोटेक का लोगो पहचान लेता है और सोचता है कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी बायो कंपनियों में से एक वहां क्यों होगी। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमसी बताता है कि उसके पिछले जन्म में स्वे बायोटेक को मानवता का रक्षक माना जाता था, लेकिन अब उसे शक है कि वे उतने सरल नहीं हैं जितने दिखते हैं। अचानक सैन्य वर्दी पहने 2 गार्डों की नज़र उन दोनों पर पड़ती है और चिल्लाते हुए पूछा कि वहां कौन है। लेकिन हमारा लड़का तेज है और अपनी बंदूक चला देता है, जिससे दोनों गार्ड घायल हो जाते हैं। फिर वह एक शव के पास जाता है और उसका पहचान पत्र लेता है, जिससे पुष्टि होती है कि वे वास्तव में ज़ायवे बायोटेक के कर्मचारी थे। गोदाम के अंदर एक गोरी महिला मिस्टर लो से बात करती है और कहती है कि व्यापार करना बहुत अच्छा लगा और ज़ायवे बायोटेक उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए नए पुर्जों से बहुत खुश है। मिस्टर लो जवाब देते हैं कि यह सम्मान उनका है और बताते हैं कि 6 का सेट पूरा करने के लिए 2 और नए और जीवित पुर्जे जल्द ही आएंगे। उसी क्षण वह मुड़ते हैं और गैविन और यानानियल को आते देखकर हैरान हो जाता है। इसके साथ ही वह उन्हें उस महिला से बैच के आखिरी 2 हिस्सों के रूप में मिलवाता है और व्यंग्यात्मक ढंग से पूछता है कि क्या वह उनके जिंदा और सक्रिय होने से संतुष्ट है। ज़ीर बायोटेक की महिला तब उत्सुक हो जाती है और मिस्टर लो से पूछती है कि इन हिस्सों में बंदूकें क्यों हैं। मिस्टर लो यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि वे हथियारबंद हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, गैविन बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें गोली मार देता है। गोली सीधे मिस्टर लो के घुटने में लगती है और वह दर्द से चीखते हुए गिर पड़ते हैं और अपने उसे तुरंत पकड़ने के लिए आदमी फिर एमसी गुंडों पर गोलियां चलाता है और वे सब ढेर हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर महिला गैविन के सटीक निशाने से प्रभावित होती है, जबकि घायल बॉस चिल्लाता है कि सभी उन्हें पकड़ ले। फिर हमारा लड़का यानानियल को छिपे रहने के लिए कहता है और कहता है कि वह गुंडों पर गोलियां चलाते हुए बाकी दुश्मनों का ख्याल रखेगा। गुस्से में मिस्टर लो चिल्लाते हैं कि इतने सालों में किसी ने भी उनके इलाके में उत्पात मचाने की हिम्मत नहीं की और अपने आदमियों को उन्हें कुचलने का आदेश देते हैं क्योंकि वे अब अपना नहीं चाहते। एमसी अविश्वसनीय सटीकता के साथ गुंडों का सफाया करना जारी रखता है। बचे हुए गार्ड और ज़ेवे महिला उसकी गति से चौंक जाते हैं और उसे रोकने के लिए चिल्लाते हुए गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सभी गुंडे हार जाते हैं और सीधे महिला के पैरों में गिर पड़ते हैं। सभी दुश्मनों के जमीन पर गिर जाने के बाद गैविन और उसका दोस्त 2 बचे हुए लोगों के पास जाते हैं और महिला उनसे पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए। फिर एमसी उन पर बंदूक तानता है और जवाब देता है कि उसे ही पूछना चाहिए कि वे वहां क्या चाहते हैं। मिस्टर लो इस बात से नाराज हो जाते हैं, दुस्साहस करता है और सवाल करता है कि क्या उसके जैसा गुंडा उनकी योजनाओं को जानने के योग्य है। जवाब में हमारा नायक फिर से गोली चलाता है, जो तस्करी करने वाले सरगना के कंधे पर लगती है। फिर वह उसे ठंडी निगाहों से घूरता है और उसे वही दोहराने के लिए कहता है जो उसने कहा था, क्योंकि अब वह घुटनों के बल बैठकर अपनी घायल बाह पकड़े सुन रहा है। मिस्टर लो अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हैं और चेतावनी देते हैं कि वह आसानी से नहीं डरते, यह कहते हुए कि लड़के को पता ही नहीं है कि वह किससे पंगा ले रहा है। फिर एमसी यानियल की ओर मुड़ता है और उसे सरगना को खत्म करने का आदेश देता है और अपने गोल्मटोल दोस्त को वही छोड़ देता है। इस अनुरोध से पूरी तरह स्तब्ध, एक ठंडी गंभीर नज़र से गैविन आदेश दोहराता है और जिद करता है कि वह वही करे जो उसे बताया गया था। इस पर मिस्टर लो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, ज़मीन से गिरी हुई एक बंदूक उठाते हैं और कहते हैं कि अब तो बस हो ही जाएगा, लेकिन यूं तेज़ है और आंखें बंद करके तस्करी के सरगना पर अपनी बंदूक चला देता है। अपने अंतिम क्षणों में मिस्टर लो पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गोली उनके माथे में घुस गई है। सरगना का शव जमीन पर पड़ा देखकर उनका मोटा दोस्त घबरा जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी एक इंसान की जान। गैविन फिर ज़ेडवे वाली महिला की ओर मुड़ता है और कहता है कि लो बेकार है और उसका ज्ञान उसके ज्ञान के बराबर नहीं है। और हैरान महिला पूछती है कि उसे उसका नाम और वह कौन है कैसे पता। हमारा लड़का जवाब देता है कि उसे यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि वह कौन है, लेकिन अगर वह जिद करे
तो वह उसे डैडी कह सकती है। ताना सुनकर महिला भड़क जाती है और उस पर चिल्लाती है कि इतनी बदतमीजी न करे। बेपरवाह एमसी सीधे उसके पैर में गोली मार देता है और वह जमीन पर गिर जाती है, दर्द से चीखती है। जेडवे बायोटेक कार्यकारी अधिकारी उसे धमकाने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या उसने उस पर हमला करने के परिणामों के बारे में सोचा है, लेकिन एमसी उसकी बात अनसुनी कर देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके दूसरे पैर में गोली मार देता है। फिर वह उसके पास जाता है और कहता है कि उसे उसकी बेकार की धमकियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हताश होकर महिला उससे गोली न चलाने की विनती करती है और बताती है कि वे लोग द्वारा दिए गए मानव अंगों का इस्तेमाल मानव प्रयोगों के लिए करते हैं। यह सुनकर हमारा लड़का पूछता है कि वे किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। फिर वह बताती है कि वे मानव विकास पर शोध कर रहे हैं और जैविक हथियार अगर वह उसकी जान बख्श दे तो उसे वहां ले जाने की पेशकश करता है। इसके साथ ही रेविन को युद्ध के देवता मैंटिस की याद आती है और उसे पता चलता है कि यह जीव इन्हीं प्रयोगों से बना है जो सर्वनाश से भी पहले शुरू हो गए थे। महिला हैरान रह जाती है और पूछती है कि उसे इतनी गुप्त परियोजना के बारे में कैसे पता चला। इस पर यानानियल एक बक्सा खोलता है और डर के मारे चिल्लाता है कि यह मानव अंगों से भरा है। स्थिति को देखते हुए कार्यकारी अधिकारी एमसी को भर्ती करने की कोशिश करता है और अगर वह ऐसा करता है तो उसे अकल्पनीय धन और शक्ति की पेशकश करता है। जेडवे बायोटिक में शामिल हो जाती है, लेकिन एमसी तुरंत प्रस्ताव ठुकरा देता है और कहता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। हताश होकर महिला बाहर न ले जाने की विनती करती है और वादा करती है कि वह अभी भी काम आ सकती है। फिर वह पूछता है कि वह उसकी मदद कैसे कर सकती है। इस पर वह उसे रिझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह अपनी जुबान से बहुत अच्छी है, लेकिन जाहिर है कि यह काम नहीं आया क्योंकि गैविन ने महिला के सिर में गोली मार दी। फिर वह उपहास करते हुए कहता है कि वह अपने मुंह से गोली भी नहीं रोक सकती। बाद में गैविन उसके शरीर की तलाशी लेता है और उसे एक वीआईपी एक्सेस कार्ड मिलता है। ज़ोए बायोटिक मुख्यालय दृश्य दूसरी जगह पर पहुंचता है और मिस्टर जंग जेलेवे बायोटिक में हुई किसी घटना से बेहद नाराज हैं और सवाल करते हैं कि इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। वह कहते हैं कि एक निवेशक होने के नाते उन्हें यह जानने का अधिकार है कि क्या हो रहा है और वे इसे उनसे छिपा नहीं सकते। तभी हंटर उनसे मिलने आता है। बदले की भावना से देखते हुए वह खौफनाक बूढ़ा आदमी हंटर को गैविन नाम के एक लड़के का ध्यान रखने का आदेश देता है। वह पुष्टि करता है कि उसे पहले से ही एमसी के साथ एक निजी समस्या है और उसे पूरा करने का वादा करता है। कुछ ही दिनों में उनके हाथों से काम हो जाएगा। हवेली में वापस आकर श्री जियाओ बताते हैं कि मुख्य संरचना को इस स्तर तक मजबूत कर दिया गया है कि एक टैंक भी उसे तोड़ नहीं सकता। फिर वे बताते हैं कि वेंटिलेशन और भूमिगत जल सहित आंतरिक नवीनीकरण 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा और एमसी उन्हें कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देते हैं। इस पर एक महिला आती है और नए पड़ोसी का स्वागत करने के लिए निवास समिति की आंटी लू के रूप में अपना परिचय देती है और गैविन विनम्रता से अपना परिचय देता है। इसके तुरंत बाद वह उसे पड़ोस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। आसान संचार के लिए चैट ग्रुप स्वीकार करने पर महिला को निर्माण कार्य से कुछ कार्डबोर्ड बॉक्स दिखाई देते हैं और वह पूछती है कि क्या वह उन्हें लेने अंदर आ सकती है क्योंकि उसे शायद अब उनकी ज़रूरत नहीं है। हमारा लड़का तब मान जाता है कि उसे बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाता है कि इस समय उसके लिए घर में प्रवेश करना सुविधाजनक नहीं है। लेकिन आंटी लू जिद करती हैं और कहती हैं कि वह एक गाड़ी ले आएंगी, जिससे गैविन को थोड़ा सख्त होना पड़ता है और निर्माण कार्य में देरी न करने के लिए कहना पड़ता है। महिला उसे कंजूस कहती है, लेकिन गैविन कोशिश करता है कि कूटनीतिक व्यवहार करता है और 1 हफ्ते में बक्से उसके घर पहुंचाने की पेशकश करता है। लेकिन आंटी ल्यू मना कर देती हैं और अभी बक्से मांगती हैं। उन्हें डर है कि कोई और उन्हें उनसे पहले बेच देगा। धैर्य खोकर एमसी अपना आपा खो देता है और महिला पर चिल्लाता है कि बस चली जाओ। उसकी प्रतिक्रिया से हैरान महिला उससे भिड़ जाती है और पूछती है कि वह एक बदमाश होकर लोगों को गालियां क्यों दे रहा है। इस पर हमारा लड़का उसे सीधे धमकी देता है। उसे कहता है कि वह चली जाए वरना वह उसकी अच्छी पिटाई करेगा। जाते समय महिला शिकायत करती है कि उसे कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। युवाओं को धमकाता है और कहता है कि देर सबेर उसे उसका हक मिलेगा। फिर दृश्य जैक पर आता है।
जो वन आइड ड्रैगन नाम के गुंडों के एक समूह को 5 लाख की पेशकश करता है। वन आइड ड्रैगन कहता है कि यंग मास्टर बहुत दयालु हैं और वेस्ट ड्रैगन ग्रुप के कर्मचारी होने के नाते उनकी सेवा करना उनका कर्तव्य है। लेकिन जैक जोर देकर कहता है कि यह एक निजी मामला है और उसकी एकमात्र मांग यह है कि वे गेविन क्लार्क को दुनिया से गायब कर दें, बिना कोई सबूत छोड़े। एक दुष्ट मुस्कान के साथ वन आइड ड्रैगन परिचय देता है, खुद को एक पेशेवर हिटमैन बताता है और गारंटी देता है कि एमसी उसी रात बिना किसी निशान के गायब हो जाएगा। हत्यारों को कमरे से बाहर जाते हुए देखकर वह गंभीर नज़रों से देखता है और कहता है कि गैरिन को उसके पीछे की ताकत का जरा भी अंदाज़ा नहीं है और वह उसे अपनी उंगलियों के एक झटके में ख़त्म कर सकता है। फिर दृश्य रात के एक आलीशान होटल में बदल जाता है और वन आइड ड्रैगन का बॉस पूछता है कि क्या उसे इस बात का यकीन है, और गूंडा पुष्टि करता है कि गैविन उस होटल के प्रेसिडेंशियल सूट में ठहरा हुआ है। फिर हत्यारे का बॉस सभी को आदेश देता है कि किसी भी हलचल के प्रति सतर्क रहें और लड़के को भागने न दें। इस बीच सूट के अंदर हमारा एमसी सोफे पर आराम कर रहा है और सोच रहा है कि उसके पुनर्जन्म के बाद से सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। वह सोचता है कि 3 दिनों में योजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा और उसकी सफलता ही सब कुछ तय करेगी। अचानक गैविन को कमरे के बाहर से आती हुई एक आवाज़ सुनाई देती है और दरवाजे के दूसरी तरफ एक आंख वाला ड्रैगन हाथ में बंदूक लिए धीरे धीरे सूट की ओर आता है। हलचल देखकर एमसी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह जैक द्वारा भेजा गया गुंडा ही होगा और उनके खेल में शामिल होने का फैसला करता है। दरवाजे के दूसरी तरफ एक लड़का आक्रमण की योजना सुनता है, लेकिन उसे पता चलता है कि दुश्मनों का एक से ज्यादा समूह उस जगह की ओर बढ़ रहा है। तभी हंटर का गिरोह आ जाता है और एक गुंडा लक्ष्य को कम आंकता है, लेकिन हंटर उसे चेतावनी देता है कि वह लापरवाही न बरते क्योंकि गैविन पहले ही एक और समूह को हरा चुका है और लूट चुका है। फिर हंटर का एक आदमी ट्रैंक्विलाइजर गन दिखाता है और बॉस को आश्वस्त करता है कि इस बार वे मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके साथ ही हंटर अपने आदमियों को अंतिम आदेश देता है और उन्हें केविन की बुरी तरह पिटाई करने और फिर उसका एक कान काटकर मिस्टर जैन को सबूत के तौर पर भेजने को कहता है। स्विच के अंदर एमसी मुस्कुराता है और कहता है कि दिन खुशनुमा हो रहा है और थोड़ा मजा करने का फैसला करता है। फिर कमरे की लाइटें बंद कर देता है। लाइटें बुझती देख एक आंख वाला ड्रैगन मान लेता है कि लक्ष्य सो रहा है और अपने आदमियों को तुरंत कमरे में घुसने का आदेश देता है। दूसरी तरफ हंटर का गिरोह भी लाइटें बुझती देखता है, बाहर निकलता है और उसी अनुमान के साथ सूट में आगे बढ़ता है। फिर हत्यारों के 2 समूह विपरीत दिशाओं से अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे की मौजूदगी से अनजान। इसके तुरंत बाद एक आंख वाला ड्रैगन अंधेरे में हलचल देखता है और अपने आदमियों को रुकने का इशारा करता है, यह चेतावनी देते हुए कि आगे कोई है। फिर हत्यारा हंटर के सिलहूट पर अपनी बंदूक तानता है और उसे वहीं रहने का आदेश देता है। उसे अपना निशाना समझकर हंटर तब पलटवार करता है और कहता है कि उसे हिलना नहीं चाहिए। यह कहते हुए एक आंख वाला ड्रैगन उसकी गुस्ताखी से नाराज हो जाता है और पूछता है कि इस बदमाश ने उसके साथ इतना घमंड कैसे किया। हंटर चिल्लाता है और पूछता है कि क्या दूसरे लड़के ने स्क्रिप्ट गलत लिखी है, क्योंकि उसे ही यह कहना चाहिए था। फिर एक आंख वाला ड्रैगन उसे बकवादी कहता है और उसे यकीन दिलाता है कि वह आज वहां से जिंदा नहीं निकलेगा। इस घमंड से क्रोधित होकर हंटर शिकायत करता है कि वह लड़का ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वह भी मारने आया हो और अपने आदमियों को उसे खत्म करने का आदेश देता है। दूसरी ओर एक आंख वाला ड्रैगन भी अपना धैर्य खो देता है और अपने गुंडों को लक्ष्य को खत्म करने के लिए चिल्लाता है। फिर हत्यारों के 2 समूह अंधेरे में एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। हर कोई यह मानता है कि वे लक्ष्य और उसके साथियों से लड़ रहे हैं। एक आंख वाले ड्रैगन गुंडों में से एक बॉस को चेतावनी देता है कि बच्चे के पास साथी हैं और सभी को अपने हथियार उठाने के लिए कहता है। उसी समय हंटर का एक आदमी हताशा में चिल्लाता है कि लक्ष्य के पास बहुत सारे साथी हैं और सभी को सुरक्षित स्थान से गोलीबारी शुरू करने का आदेश देता है। एमसी मुस्कुराते हुए इस अफरा-तफरी को देखता है और सोचता है, मूर्खों को उनके छोटे मोटे खेल खेलने दे रहा है। भीषण गोलीबारी के बाद एक आंख वाला ड्रैगन लाइट स्विच पर झुक जाता है। गलती से वह जल जाता है
और जश्न मनाता है। अंततः सभी दुश्मनों को मार गिराता है। लाइटें जलते ही हंटर, जो जमीन पर घायल पड़ा है, हत्यारे को पहचान लेता है और पूछता है कि एक आंख वाला ड्रैगन वहां क्या कर रहा है। फिर एक आंख वाला ड्रैगन हंटर वॉल्श को पहचान लेता है और पूछता है कि वह वहां क्या कर रहा है और बदमाश गैविन कहाँ है, जिस पर हंटर चिल्लाता है कि वह भी यही पूछने वाला था, क्योंकि वह भी लड़के को खत्म करने के लिए वहां मौजूद है। यह सुनकर दोनों गैंग लीडरों को एहसास होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है और एक आंख वाला ड्रैगन गुस्से से चीखता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि गैविन शायद बहुत पहले भाग गया था। 3 दिन बाद यानानियल एमसी के पास कुछ खबर देने जाता है और गैविन पूछता है कि क्या हुआ। फिर गोलमतोल दोस्त बताता है कि काउंसलर ची चोंग डोंग ने अपने संबंधों का इस्तेमाल करके उसे स्कूल से निकलवा दिया, लेकिन गैविन बस हंसता है और कहता है कि प्रलय में डिप्लोमा बेकार हो जाएगा। यानानियल जोर देकर कहता है कि वह काउंसलर के चेहरे पर दिख रहे आत्मसंतुष्ट भाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो इस समय क्लास चैट ग्रुप में शेखी बघार रहा है। आत्मविश्वास से लबरेज एमसी कहता है कि उसके पास उससे निपटने का एक तरीका है। फिर हम क्लास चैट देखते हैं जहां काउंसलर ची चांगडुंग गैविन क्लार्क को व्यवधान और मारपीट के लिए निष्कासित करने की घोषणा करते हैं। बदमाश वांगदा जश्न मनाता है और काउंसलर खुद गैविन का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाता है। ग्रुप में ताने मारने वाले संदेशों को पढ़कर हमारा लड़का गंभीर चेहरा बनाता है और बीच वाली उंगली की तस्वीर भेजता है और काउंसलर चीचोंग को फोन करता है। डोंग को कक्षा में एक बेवकूफ़ बताया गया है। यह कहते हुए प्रोफेसर उसकी इस गुस्ताखी पर भड़क उठते हैं और उसे बेरोजगार आवारा कहते हैं और उसे बस इंतजार करने की धमकी देते हैं। फिर गैविन उन सभी सदस्यों को एक संदेश भेजता है जिन्होंने पहले चीचांगिन डोंग पर प्रिंसिपल ली की पत्नी के साथ लंबे समय से संबंध होने का आरोप लगाया था, और सबूत के तौर पर मिलने की जगहें और निगरानी फुटेज भी दिखाते हैं। संदेश पढ़कर यानानियल इस विस्फोटक खबर से हैरान रह जाता है और अपने दोस्त से पूछता है कि उसे यह सब कैसे पता चला। फिर एमसी मुस्कुराते हुए बताता है कि उसके पिछले जन्म में वह और काउंसलर सर्वनाश के दौरान स्कूल में एक साथ फंस गए थे, और जब मानवीय नैतिकता का पतन हुआ तो कोंग डोंग ने खुद ही सब कुछ कबूल कर लिया। हताश होकर काउंसलर चैट में एडमिन को तुरंत ग्रुप भंग करने का आदेश देता है और संदेश लीक करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को धमकी देता है। उसकी घबराहट देखकर यानानियल हंसता है और चैट लॉग्स को तुरंत स्कूल फोरम पर पोस्ट करने का फैसला करता है। इसके तुरंत बाद हमारा लड़का कहता है कि अब जाने का समय हो गया है, क्योंकि उन्हें ज़रूरी काम निपटाना है, जिससे उसका मोटा दोस्त उत्सुक हो जाता है। इस पर एमसी पूछता है कि क्या यानानियल के पिता अब भी उस पर विश्वास नहीं करते, और दोस्त पुष्टि करते हुए कहता है कि वह मनोरोग अस्पताल में भर्ती होने से बस एक कदम दूर है। फिर गैविन उसे आश्वासन देता है कि अपना काम निपटाने के बाद वह यानानियल के साथ अपने पिता से मिलने जाएगा और फिर उसे आखिरकार सब कुछ मान जाएगा। फिर दृश्य बाद में कट जाता है और यानानियल पूछता है कि वहां किस तरह की बड़ी घटना घट सकती है। एमसी तब घोषणा करता है कि वे उस स्थान पर पहुंच गए हैं। फिर वे सामने रुकते हैं। यानानियल जिस घर को देखता है वह मोहल्ले के हिसाब से एक अमीर परिवार का माना जाता है। अचानक घर के अंदर से एक आवाज़ आती है जो गुस्से में शिकायत करती है कि शराब फिर से गायब हो गई है। घर के अंदर एक शराबी आदमी खाली बोतलों से भरे कमरे में बैठा था और कोने में एक पिंजरे में एक छोटी लड़की फंसी हुई थी। फिर वह आदमी पिंजरे वाली लड़की की तरफ गुस्से से देखता है, लेकिन लड़की उसे घूरती है। यह देखकर वह आदमी उसकी घूरती नज़रों से चिढ़ जाता है, खाली बोतल पिंजरे पर फेंक देता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा करना जारी रखा तो वह उसकी आंखें निकाल लेगा। फिर वह उसे बदचलन लड़की कहता है जो बोझ के सिवा कुछ नहीं है, और शिकायत करता है कि उसने उसकी माँ द्वारा लाए गए सारे पैसे पहले ही खर्च कर दिए हैं और अब उसने उसके परिवार का घर बेचने का फैसला किया है। एक शरारती मुस्कान के साथ वह कहता है कि घर बेचने से पहले वह उसे पहले बेचेगा, क्योंकि वह कम से कम कुछ शराब पीने लायक तो है ही। इतना कहकर वह आदमी पिंजरा खोलता है, लड़की के बाल जोर से पकड़ता है और उसे बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है। फिर वह बताता है कि उसने उसकी माँ को उसके लिए पेय पदार्थ खरीदने से मना करने पर बुरी तरह पीटा और धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसका भी यही हश्र होगा।
लड़की फिर उसका हाथ काट लेती है। उसकी प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर वह उसे मारने के लिए हाथ उठाता है और चिल्लाता है कि आज वह अपनी मां के पास जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, सामने का दरवाज़ा लात मारकर खोल दिया जाता है। घर के प्रवेश द्वार पर एमसी और उसका दोस्त यानानिएल गंभीर भाव से कार्रवाई के लिए तैयार दिखाई देते हैं। फिर वह आदमी खड़ा होता है, अभी भी लड़की को पकड़े हुए, और पूछता है कि वे कौन हैं, जिस पर गैविन जवाब देता है, सवाल, तुम्हारा क्या विचार है? फ्लैशबैक में एमसी बताता है कि यह आदमी फेनकी है, एक घिनौना गुंडा जिसने हाइपर स्पेस क्षमता हासिल की और सर्वनाश की शुरुआत में सरकार के लिए रसद पहुंचाकर राष्ट्रीय नायक बन गया। हालांकि उसे यह भी याद है कि फेनकी ने रसद का एक बड़ा ढेर लेकर भागकर सबको धोखा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भूख और ठंड से 10 लाख लोग मारे गए थे। अंत में फ्लैशबैक दिखाता है कि फेनू का अंत अच्छा नहीं हुआ। एक बर्फीले दानव के पंजों में फंसकर मर जाता है, जिससे उसके द्वारा चुराई गई सारी चीजें हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। वर्तमान में वापस एमसी लड़की को देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसने अपने पिछले जन्म में उसके बारे में कभी नहीं सुना था। इसके साथ ही फेनकवे उन्हें मानव तस्कर समझ लेता है और लड़की को अतिरिक्त $100 में बेचने की पेशकश करता है, यह कहते हुए कि थोड़ी देर बाद वह उसे पीट पीट कर मार डालता। यह सुनकर यानानिएल गुस्से से भड़क उठता है और उसे जानवर कहता है, जिससे फेनी इस अपमान से भ्रमित हो जाती है। फिर मोटा दोस्त आरोप दोहराता है और कहता है कि वह सुअर या कुत्ते से भी बदतर है। फन इस पाखंड से नाराज हो जाता है और यानानिएल को एक मानव तस्कर कहता है जो खुद को बहुत ऊंचा और शक्तिशाली समझता है। लेकिन एमसी का दोस्त आरोप से इनकार करता है और कहता है कि वह उसके जैसा नीच इंसान नहीं है। फिर फेंक के उसे बोतल से धमकाता है और कहता है कि वह परेशानी खड़ी करने के लिए उसकी खोपड़ी फोड़ देगा। इससे पहले कि वह हमला कर पाता, यानानिएल अपनी बंदूक चला देता है और फेनके के सीधे पैर में लग जाती है। इसके साथ ही गैविन अपने दोस्त की तारीफ करता है और कहता है कि उसका निशाना हर दिन बेहतर हो रहा है। जमीन पर लेटे हुए और अपना घायल पैर पकड़े हुए फेनके गुस्से से पूछता है कि आखिर वे कौन हैं। फिर यानानिएल चेतावनी देता है कि वह फेनी जैसे बदमाश को ऐसा करने नहीं देगा। अचानक लड़की ध्यान भटकाने का फायदा उठाती है और टूटी हुई बोतल फेनके के सिर पर दे मारती है। यह दृश्य देखकर एमसी और उसका दोस्त दोनों ही लड़की की हरकत से पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। सिर से खून बह रहा है। फेनके क्रोधित हो जाता है और लड़की को बदचलन कहता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। उसे प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना लड़की उस पर फिर से हमला करती है। जमीन पर पूरी तरह घायल पड़ी फेनकू उसे धमकाता है और कहता है कि उसे मारने की हिम्मत करने के लिए वह उसकी जिंदा खाल उधेड़ देगा। गुस्से से भरी नज़रों से लड़की दोनों हाथों से टूटी हुई बोतल उठाती है, आखिरी वार करने के लिए तैयार। फिर वह उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देती है और जब यानानिएल बीचा बचाव करने की कोशिश करता है तो एमसी उसे रोक देता है और लड़की को अकेला छोड़ने के लिए कहता है। एमसी को तब एहसास होता है कि यह जबरदस्त नफरत का नतीजा है और अगर वे उसे अभी गुस्सा निकालने से रोको, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कहकर लड़की तब तक क्रूर हमला जारी रखती है जब तक कि टूटी हुई बोतल पूरी तरह खून से न भर जाए। फेनके का शव जमीन पर पड़ा है। लड़की गुस्से से कांपती हुई उसके पास खड़ी है। यह दृश्य देखकर यानानिएल चौंक जाता है और चिल्लाता है कि वह चला गया, लेकिन एमसी बेरुखी से कहता है कि उसके जैसा कोई भी अपनी मौत के लायक ही था। फिर गैविन चेतावनी देता है कि अब समय हो गया है और अपने दोस्त से कहता है कि वह लड़की को साफ सुथरा करके शांत कर दे, जबकि वह छत पर चला जाता है। इमारत के अंदर एमसी रात के आसमान में उल्कापिंडों की बौछार देखता है, जिनमें से एक बाकी उल्कापिंडों से कहीं ज्यादा बड़ा और चमकीला है। यह देखकर वह मुस्कुराता है और सोचता है कि प्रलय से पहले उसका सबसे बड़ा मौका आखिरकार आ ही गया। फिर हमारा लड़का अपनी बाहें खोलता है और पूरी तरह से आकाश से उतरती सुनहरी रोशनी में लिपट जाता है, जो उल्कापिंड की शक्ति को सोख लेती है। इसके तुरंत बाद वह विजयी मुस्कान के साथ जश्न मनाता है और चिल्लाता है कि आखिरकार उसे वह मिल गया जिसका उसे इंतजार था। एक नई क्षमता के साथ वह खुद को पाता है।
दर्जनों फुटबॉल मैदानों जितने विशाल हाइपर स्पेस में तैरते हुए उसे एहसास होता है कि अब वह जितनी चाहे उतनी चीज़ें जमा कर सकता है। छत पर वापस आकर उसे अचानक नीचे गली से आती एक भिनभिनाहट सुनाई देती है और वह पीछे मुड़कर देखता है। नीचे देखते हुए एमसी इमारत के सामने खड़ी एक पुलिस गाड़ी देखकर हैरान रह जाता है। बाहर हथकड़ी लगा एक गंजा आदमी घर की ओर इशारा करता है और पुलिस को बताता है कि यही वह जगह है जहां फेंक के उसे एक लड़की बेचने वाला था। इतना कहकर मुख्य अधिकारी सभी इकाइयों को तैयार होकर उस जगह पर छापा मारने का आदेश दिया गया। इस बीच घर के अंदर लड़की पहले से ही साफ सुथरी और नए कपड़ों में है। यानानियल कहता है कि अब जब वह साफ सुथरी है तो छोटी बहन वाकई बहुत प्यारी लग रही है। फिर एमसी चेतावनी देता है कि अधिकारी बाहर हैं और गोलमतोल दोस्त घबरा जाता है। उसे याद आता है कि लाश और हथियार अभी भी उनके पास हैं। लेकिन हमारा लड़का उसे शांत करता है और कहता है कि पहले उनके पास भागने का ही विकल्प था, अब कहानी अलग है। एक सूक्ष्म इशारे से वह अपने नए हाइपरस्पेस क्षमता का इस्तेमाल करके फिनको के शरीर को यानानियल के सामने गायब कर देता है, जो इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह जाता है। इसके तुरंत बाद पुलिस दरवाज़ा तोड़ देती है और सभी को रुकने के लिए चिल्लाती है। फिर मुख्य अधिकारी उन पर बंदूक तानता है और पूछता है कि फेंकी कौन है, और गंजा आदमी कहता है कि उनमें से कोई भी फेनी नहीं है। फिर अधिकारी उन दोनों लड़कों की ओर मुड़ता है और पूछता है कि वे उस जगह पर क्या कर रहे हैं। फिर मुख्य अधिकारी अपना परिचय गैविन के रूप में देता है और झूठ बोलता है कि वह उस लड़की का दूर का चचेरा भाई है और अभी अभी आया है, उसकी जांच करो। फिर यानानियल भी अपना परिचय देता है और कहता है कि वह बस एक सहपाठी है जो अपने दोस्त के साथ आया था। फिर अधिकारी छोटी बच्ची से बात करने के लिए घुटनों के बल बैठता है और कोमल स्वर में पूछता है कि उसका नाम क्या है, और बच्ची जवाब देती है कि उसका नाम जिशी है। इस पर अधिकारी हमारे नायक की ओर इशारा करता है और सिक्सी से पूछता है कि क्या वह सचमुच उसे जानती है। फिर बच्ची नायक की कहानी की पुष्टि करती है और कहती है कि वह उसका चचेरा भाई है क्योंकि उसकी मां ने उसे उसके बारे में बताया था। जवाब से संतुष्ट होकर अधिकारी अलविदा कहता है और उन्हें बताता है कि अगर उन्हें फेनक्वे के बारे में कोई सुराग मिले तो वे तुरंत उससे संपर्क करें। पुलिस को जाते देख यानानियल राहत की सांस लेता है और कहता है कि आखिरकार वे उस मामले से बाहर निकल आए, और उन्हें तुरंत वहां से निकलने का सुझाव देता है। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है, लड़की जिक्सी उसे रोक लेती है। यह सुनकर यानानियल को एहसास होता है कि वे सिक्सी को लगभग भूल ही गए थे और सोचता है कि अब फेनक्वे के चले जाने के बाद उसका क्या होगा। फिर एमसी लड़की की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह उनके साथ जाना चाहती है। सिक्सी तब सिर हिलाती है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। यानानियल जिद करता है। वे उसे ले जाते हैं और गैविन सहमत हो जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि वह मुफ्तखोरों का समर्थन नहीं करता। फिर वह उसकी परीक्षा लेता है और पूछता है कि क्या उसे इंस्टेंट नूडल्स बनाना आता है। उत्साहित मुस्कान के साथ लड़की पुष्टि करती है कि उसे फिट होना आता है। फिर एमसी मान जाता है और वे साथ चले जाते हैं। जैसे ही वे सड़क पर चलते हैं, यानानियल कहता है कि उसे भूख लगी है और सुझाव देता है कि वे हॉट पॉट खाए, और जीसी से पूछता है कि क्या वह मसालेदार खाना खा सकती है। फिर दृश्य सर्वनाश से 3 दिन पहले का होता है, जहां गैविन और यानानियल एक आलीशान हवेली में, और उसका गोल्मटोल दोस्त कबूल करता है कि वह अभी भी थोड़ा डरा हुआ है। लेकिन हमारा लड़का उसे दिलासा देता है, कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है और उन्हें आज ही किसी न किसी तरह उसके पिता को मनाना ही होगा। हवेली के अंदर यानानियल के पिता अखबार पढ़ रहे हैं और उन दोनों बदमाशों पर चिल्लाते हैं कि बकवास बंद करो और चले जाओ। फिर यानानियल अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि गैविन ने जो कुछ भी कहा है वह सच है और बर्फ का सर्वनाश 3 दिनों में आ जाएगा। लेकिन वह आदमी नाराज हो जाता है और कहता है उन्हें तुरंत बाहर निकलने को कहा ताकि चाय पीते समय वे उसे परेशान न करें। इस पर एमसी अपनी हाइपर स्पेस क्षमता का इस्तेमाल करता है और उसका चाय का कप मेज से गायब कर देता है। यह देखकर कि वह गायब हो गया है, डैनियल के पिता पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी चाय कहाँ गई। गैविन बताता है कि उसने ही चाय ली थी और यही वह महाशक्ति है
जिसके बारे में वह बात कर रहा था। हालांकि उस मोटे आदमी के पिता को यकीन नहीं होता और वह उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाता है ताकि उसे बेवकूफ़ बनाया जा सके। फिर गैविन अपनी क्षमता का फिर से इस्तेमाल करता है और सोफा गायब कर देता है, जिससे डैनियल के पिता ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। इसके तुरंत बाद गैविन उनके पास आता है और पूछता है कि क्या उन्हें आखिरकार उनकी कहानी पर विश्वास हो गया है। अब डैनियल के पिता इस पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं और उन पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाते हैं, यह कहते हुए कि वे इतने भोले हैं कि उन्हें धोखा नहीं दे सकते। फिर हमारा एमसी अपनी हाइपर स्पेस क्षमता फिर से सक्रिय करता है, जिससे उस मोटे आदमी के पिता जमीन पर गिर पड़ते हैं। लेकिन वह आदमी अभी भी आश्वस्त नहीं होता और उसे चुनौती देते हुए कहता है कि वह तभी विश्वास करेगा जब एमसी सब कुछ कर सके। कमरे में मौजूद सभी लोग गायब हो जाते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के गैविन अपनी क्षमता का फिर से इस्तेमाल करता है और कमरे का सारा फर्नीचर पल भर में गायब कर देता है, जिससे कमरा पूरी तरह से खाली हो जाता है। गोल्म तो लड़के के पिता को यकीन नहीं होता जब एमसी मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या अब उसे आखिरकार यकीन हो गया है। अचानक वह आदमी मुड़ता है और अपने ही बेटे के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारता है। पूरी तरह से हैरान गोल्म टोल दोस्त अपना चेहरा पकड़ता है और अपने पिता से पूछता है कि उसने उसे इस तरह क्यों मारा। पिता तब समझाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह सुरक्षित रहे, सपना देख रहा है, और आखिरकार कहता है कि अब उसे सब कुछ यकीन हो गया है। फिर सीन दूसरी जगह पर कट जाता है और बर्फीले सर्वनाश में बस 2 दिन बाकी हैं। मरमेस 76 करोड़ के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन छोड़ता है। इसके साथ ही यानानियल बहुत उत्साहित दिखाई देता है और कहता है कि उसके पिता ने आखिरकार सहमति के मुताबिक पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। फिर एमसी उन्हें अलग होने के लिए कहता है और अपने दोस्त को सर्वनाश के लिए ठंड के मौसम के कपड़े और दूसरी चीज़ें खरीदने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भेज देता है, जबकि वह हवेली का निरीक्षण करने और कुछ हथियार खरीदने की कोशिश करता है। फिर सीन कट जाता है। नवनिर्मित हवेली अब एक अभेद्य किले जैसी दिखती है। कुछ ही देर बाद मिस्टर ज़ियाओ प्रकट होते हैं और उन्हें बताते हैं कि हवेली का पूरा निर्माण और नवीनीकरण ठीक एमसी के निर्देशों के अनुसार पूरा हो गया है, और पूछते हैं कि क्या वह संतुष्ट हैं। चेहरे पर मुस्कान के साथ हमारा लड़का जवाब देता है कि वह बहुत संतुष्ट है और नवीनीकरण कंपनी के बॉस की हर बात पर ध्यान देने के लिए प्रशंसा करता है। मिस्टर ज़ियाओ फिर बताते हैं कि यह उनका अब तक का सबसे कठिन नवीनीकरण प्रोजेक्ट था। कंपनी ने अब तक जो भी किया है वह सबसे बड़ा है और उन्होंने पूरी प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की, यह सुनिश्चित करते हुए कि पर्याप्त आपूर्ति के साथ कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु तक वहां रह सके। इस पर एमसी ने उनसे हाथ मिलाया और जल्द से जल्द अंतिम भुगतान भेजने का वादा किया। श्री ज़ियाओ अलविदा कहते हैं और जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही कंपनी के बॉस जा रहे थे, गैविन ने उन्हें आखिरी चेतावनी देने के लिए एक बार फिर फोन किया। एमसी ने उन्हें अगले 2 दिनों तक घर से बाहर न निकलने और जितना हो सके उतना खाना और सामान इकट्ठा करने की सलाह दी। श्री ज़ियाओ चेतावनी के बारे में उत्सुक है और पूछता है कि क्या कोई तूफान आने वाला है, और गैविन पुष्टि करता है कि यह एक महातूफान है जो हर सदी में एक बार ही आता है। इसके साथ ही नवीनीकरण कंपनी का बॉस उसकी बात सुनने के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि चूंकि वह हाल ही में बहुत थका हुआ है, इसलिए कुछ दिन आराम करने का यह एक अच्छा मौका होगा। इसके तुरंत बाद कई बड़े ट्रक आते हैं और एमसी की हवेली के सामने खड़े हो जाते हैं, जिनमें भारी मात्रा में सामान होता है। तभी उसका मोटा दोस्त एक ट्रक में आता है और घोषणा करता है कि वह सामान लेकर वापस आ गया है और उसे आश्वस्त करता है कि उसने सबसे अच्छी और सबसे महंगी चीज़ें खरीदी हैं जो उसे मिल सकी। फिर गैविन उसे हवेली के अंदर सब कुछ ले जाने के लिए कहता है ताकि वह सभी सामान अपने हाइपर स्पेस में रख सके। बाहर एक महिला और उसका पोता यह दृश्य देखते हैं और वह सोचती है कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें क्यों खरीदी, और सोचती है कि क्या वे घर पर सुपरमार्केट खोलने जा रहे हैं। एक डिब्बे को देखकर उसका पोता कैंडी की तस्वीर की ओर इशारा करता है और अपनी दादी से लॉलीपॉप मांगता है। दादी तब मान जाती हैं और उसे उठा लेता है ताकि वह सप्लाई बॉक्स के ऊपर से लॉलीपॉप निकाल सके। अचानक यानानियल चिंतित भाव से एमसी के पास आता है और कहता है कि वह एक समस्या में फंस गया है,
जिससे गैविन उत्सुक हो जाता है। और फिर मोटा दोस्त हताश होकर शिकायत करता है कि समस्या यह है कि वह सारा पैसा खर्च नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने अभी तक कुल 10 करोड़ भी खर्च नहीं किए हैं। इसके साथ ही एमसी अपने दोस्त को एक नया मिशन देता है और कहता है कि वह उसे कुछ बड़े अन्न भंडारों के पते देगा ताकि वह जाकर सारा सामान खरीद सके, अनाज जो वह वहां पा सकता है। फ्लैशबैक में गैविन को याद आता है कि उसके पिछले जन्म में उन गोदामों से अनाज बदमाशों के एक समूह ने चुरा लिया था और वह इस बार उनके बुरे रास्ते को तोड़ने का दृढ़ निश्चय करता है। अचानक एक डिलीवरी करने वाला उसके पास आता है और उसे बताता है कि क्रॉसबो का एक आखिरी बैच आ गया है। वे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि एक बुजुर्ग महिला उन्हें आगे नहीं जाने दे रही थी। उस जगह पहुंचने पर वे आंटी ल्यू को बॉक्स कटर से एक बक्सा खोलने की कोशिश करते हुए पाते हैं, जबकि उनका धीर पोता चिल्लाता है उसे जल्दी करने के लिए कहा क्योंकि वह अब अंदर जो है उसे खाना चाहता है। इस पर एमसी गंभीर भाव से उसके पीछे प्रकट होता है और पूछता है कि वह क्या कर रही है। फिर महिला मुड़ती है और एक बनावटी मुस्कान के साथ कहती है कि चूंकि उसने इतनी सारी चीज़ें खरीदी हैं इसलिए उसका पोता लॉलीपॉप चाहता है, और पूछती है कि क्या उसे कोई आपत्ति है। लेकिन हमारा लड़का उसे ठंडी नज़र से घूरता है और सीधे जवाब देता है कि हाँ, उसे आपत्ति है। आंटी ल्यू तब नाराज़ हो जाती हैं और उसे कंजूस कहती हैं कि लॉलीपॉप लेना पिछली बार जो हुआ उसके लिए माफ़ी के तौर पर काम करेगा, और फिर भी मांग करती हैं कि वह सब छोड़ दे उसे लेने के लिए बक्से। धैर्य खोकर गैविन उसे बस दफ़ा हो जाने और जाने के लिए कहता है। गुस्से में महिला भड़क जाती है और कहती है कि पड़ोस समिति की उपाध्यक्ष होने के नाते वह किसी के भी घर से सामान ले जा सकती है और उस पर पड़ोस का सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाती है। अचानक उसका पोता एक डिब्बे पर चढ़ जाता है और लॉलीपॉप मिलने का जश्न मनाता है। यह सुनकर गैविन का धैर्य पूरी तरह से जवाब दे जाता है और वह महिला पर चिल्लाता है कि वह अपने पोते को तुरंत डिब्बे से उतार दे, लेकिन वह बिगड़ैल बच्चा नीचे उतरने से इनकार कर देती है, उसे खलनायक कहती है और राक्षसों के नाम पर उसे खत्म करने की धमकी देती है। फिर हमारा नायक अपनी आस्तीनें चढ़ाता है और उस बदमाश पर चिल्लाता है कि वह अभी वहां से नीचे उतर जाए, लेकिन बुढ़िया उसे रोकती है और एमसी को उससे और उसके पोते से दूर रहने को कहती है। हालांकि डिब्बे पर कूदते समय उसका ढक्कन टूट जाता है और वह अंदर गिर जाता है। दुर्भाग्य से वह डिब्बा क्रॉसबो बोल्ट से भरा था और उनमें से कई उसकी पीठ में चुभ गए। बोल्टों का दर्द महसूस करते हुए लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। दादी उसे उठाने दौड़ती हैं, जबकि पोता रोता रहता है और अपनी पीठ में दर्द की शिकायत करता रहता है। संतुष्ट मुस्कान के साथ यह दृश्य देखते हुए एमसी बस इतना कहता है कि उन्हें यह मिलना ही था। गुस्से में आंटी लू एमसी को धमकी देती हैं कि उन्होंने उनके पोते की आवाज़ सुनी है और उन्हें उसे मुआवजा देना होगा और हिसाब बराबर करने के लिए वापस आने की कसम खाती हैं। यह कहकर वह अपने पोते के साथ चली जाती हैं, जबकि एमसी यह दृश्य देखता रहता है और दूर से उसकी पूर्व प्रेमिका जेनिया और एक दोस्त बालकनी से सब कुछ देखते हैं। फिर लाल बालों वाली लड़की सवाल करती है कि गैविन इतना सारा सामान क्यों खरीद रहा है। इस पर जेना की सबसे अच्छी दोस्त यानजा किंग कहती है कि वह गर्मी में इतना सारा सामान इकट्ठा करने के लिए पागल है और सोचती है कि क्या उसे सब खराब होने का डर नहीं है। फिर पूर्व प्रेमिका उन्हें चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि जैक उसका ख्याल रखेगा, और फिर अपनी दोस्त को ब्यूटी सैलून चलने के लिए आमंत्रित करती है। दृश्य लॉजिस्टिक्स पार्क में कट जाता है और यह प्रलय से एक दिन पहले की बात है। वहां गुलमटोल दोस्त इस बात पर खुशी मनाता है कि सारा पैसा 5 पूरे अनाज के गोदाम खरीदने में खर्च हो गया, इतना अनाज जो हमेशा के लिए चलेगा। इसके तुरंत बाद एमसी अपने दोस्त से कहता है कि कूटी से मिलने के बाद सबसे पहले वे सारा अनाज इकट्ठा करेंगे। लड़की को पाकर वह गैविन का खुशी से स्वागत करती है और गैविन पूछता है कि पिछले कुछ दिनों में लॉजिस्टिक्स पार्क में उसका काम कैसा रहा। फिर वह तुरंत जवाब देती है कि काम बहुत अच्छा है और उसे वेयरहाउस सुपरवाइजर के पद पर भी पदोन्नत कर दिया गया है, लेकिन पूछती है कि उसे और कितने समय तक यहाँ रहना है। वह एमसी उसे बताता है कि वह कर जा सकती है और लड़की इस खबर से बहुत उत्साहित हो जाती है और कहती है
कि वह तुरंत नौकरी छोड़ देगी, लेकिन एमसी उसे रोकता है और कहता है कि उसे नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे उसके लिए एक आखिरी काम चाहिए। इसके साथ ही वह बताता है कि उसे गोदाम की चाबियां लेने में उसकी मदद चाहिए क्योंकि वह उसी रात लॉजिस्टिक्स पार्क जा रहा है। यह सुनकर लड़की उसके अनुरोध से चौंक जाती है और पूछती है कि वह आधी रात को वहां जाकर क्या करने की सोच रहा है। फिर वह लड़का कहता है कि वह उसे बाद में सब कुछ बताएगा और उसे गोदाम के अंदर उसका इंतजार करने के लिए कहता है, जिससे लड़की और भी उलझन में पड़ जाती है। वह उसे कहता है कि वह उसका इंतजार करे और किसी को भी योजना के बारे में न बताए। कोएक सोच में पड़ जाता है और उसे एमसी के असली इरादों पर शक होने लगता है। बाद में एक गोदाम में एक आदमी गैविन और उसके दोस्त को बताता है कि उन्होंने जो भी खाना खरीदा है वह पहले से ही निरीक्षण के लिए वहां मौजूद है। विशाल गोदाम के अंदर हमारा लड़का साइट मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि लोग वहां से सब कुछ संभाल लेंगे। उस आदमी के जाने के तुरंत बाद यानिएल उत्साह से जश्न मनाता है और कहता है कि अब जब वे अकेले हैं तो शुरू करने का समय आ गया है। फिर एमसी अपनी हाइपरस्पेस क्षमता को सक्रिय करता है और अन्न भंडार से सारा सामान इकट्ठा करने और जमा करने की तैयारी करता है। अपने हाइपरस्पेस के अंदर मोटा दोस्त हैरान है और कहता है कि यह अविश्वसनीय है कि इतना सारा खाना एक पल में कैसे गायब हो गया। एमसी फिर समझाता है कि हाइपरस्पेस में प्रवेश करने वाली कोई भी वस्तु बिल्कुल उसी अवस्था में रहेगी। इतना कहकर यानिएल पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि हाइपरस्पेस में समय का प्रवाह शून्य है, और गैविन स्वीकार करता है कि उसे यकीन नहीं है और उसे बाद में इस पर शोध करना होगा। अचानक साइट मैनेजर अन्न भंडार में लौटता है और कहता है कि वह कुछ भूला हुआ लेने आया था, लेकिन गोदाम में प्रवेश करते ही वह अंदर जो पाता है उसे देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह क्या देख रहा है और सोचता है कि क्या उसे भ्रम हो रहा है क्योंकि भोजन का एक पहाड़ पल भर में गायब हो गया। अन्न भंडार खाली करने के बाद हमारा लड़का लॉजिस्टिक्स पार्क जाता है और गोदाम के दरवाजे पर दस्तक देता है जहां कोई के उसका इंतजार कर रहा है। लड़की दरवाज़ा खोलती है और उसे देखकर हैरान रह जाती है और थोड़े अजीब तरीके से उसका अभिवादन करती है। फिर वह उसे चेतावनी देता है कि जो वह देखने वाली है वह चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन वह आवाज़ नहीं कर सकती और लड़की मान जाती है। फिर वह पूछता है कि क्या वह तैयार है और घोषणा करता है कि वह शुरू करने वाला है। क्विके ने शायद सब कुछ गलत समझा और पूरी तरह शर्मिंदा होकर अपनी आंखें बंद कर ली। यह देखकर कि उसका ध्यान भटक गया है, एमसी उसे बुलाता है और उसे दिवास्वप्न देखना बंद करने और उसके पीछे चलने के लिए कहता है। यह कहते हुए क्विक अचानक से अपने होश खो देता है और गैविन के साथ चलने के लिए दौड़ पड़ता है। फिर वे विशाल गोदाम की अलमारियों के सामने रुकते हैं जो पूरी तरह से सामान से भरी हुई हैं। फिर वह अपना हाथ बढ़ाता है और सोचता है कि इस खेप को इकट्ठा करने के बाद उसके द्वारा जमा किए गए संसाधनों की मात्रा एक खगोलीय आंकड़े तक पहुंच जाएगी, और फिर वहां से सब कुछ अचानक गायब हो जाता है। अलमारियों को जादुई रूप से खाली होते देख क्विक घबरा जाती है और चीखते हुए पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है। गोदाम के साथ पूरी तरह से खाली लड़की गैविन की ओर मुड़ती है और पूछती है कि सामान कैसे गायब हुआ और क्या उसी ने किया था। एमसी कहता है कि वह बाद में सब कुछ समझा देगा, लेकिन पहले उन्हें दूसरे गोदामों से सामान इकट्ठा करना होगा। फिर दृश्य लॉजिस्टिक्स पार्क के निगरानी कक्ष में कट जाता है। निगरानी कक्ष के अंदर क्विक उलझन में है और एमसी से पूछता है कि वे उस जगह पर क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही गैविन अपनी क्षमता का इस्तेमाल करता है और एक ही इशारे से लॉजिस्टिक्स पार्क के सभी सुरक्षा कैमरों को निष्क्रिय कर देता है। पार्क में तुरंत पहुंचे। इसके तुरंत बाद वह कहता है कि जब वे वापस आएंगे तो वह सब कुछ समझा देगा और उसे अंततः वहां से जाने के लिए कहता है। फिर दृश्य एमसी की हवेली में कट जाता है जहां सर्वनाश से एक रात पहले से ही तैयार शरणस्थल दिखाई देता है। लिविंग रूम में लिटिल सिक्स क्यूई को एक कप चाय परोसता है जो छोटी बच्ची को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देती है। फिर वह लड़का पूछता है कि क्या क्यूई भी उसके द्वारा सुनाई गई सर्वनाश की कहानी पर विश्वास करती है, और वह पुष्टि करती है कि वह उस पर विश्वास करती है। यह सुनकर यानिएल एक टिप्पणी करता है